अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी आ रही है मगर नौशी है। अभी कुछ बेहतर है? नहीं। ओके। आप आगे कुछ इम्प्रूवमेंट है? हेलो। ये सर अब ठीक है, आप स्टार्ट करें। ओके। अच्छा, आप ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? जी जी विजिबल है। जी, ओके। ओके, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे कि एडवांस एजेंट्स क्या होते हैं और मल्टी एजेंट का जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ा था और रैक को भी पढ़ा था। और इसमें हम रैक को भी डिस्कस करेंगे कि रैक इसमें कैसे यूज़ होता है और कितने टाइप्स के रैक्स हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अच्छा, एजेंट का जो कंसेप्ट है ये कुछ आप ऐसे, जैसे कि आप ना पहले जो सिंपल एजेंट होते थे वो एक तरह के चैट बोट्स होते हैं, इनको हम कह सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी है, ये आप समझेंगे एक सिंगल एजेंट है। ठीक है। तो जो पहले चैट बोर्ड थे और जो एजेंट है, इसमें जो डिफरेंस ये है, कोई किसी को पता है इसका क्या डिफरेंस है चैट बोर्ड में और सिंपल चैट बोर्ड में और एजेंट में क्या डिफरेंस होता है? किसी को आइडिया है आपको, आप में से? सर, जो चैटबॉट होता है वो जस्ट हमें हमारे जो क्वेरी होती है उसका आंसर करता है। बट जो हमारा एजेंट लाइक मल्टी एजेंट सिस्टम होता है वो हमारा एंड टू एंड टास्क को परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन द क्वेरी, एंड देन हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। तो रिस्पांस तो वो भी जनरेट करता है, चैट बोर्ड भी रिस्पांस करता है। सर, बट इट थिंक्स मल्टी एजेंट सिस्टम लाइक एजेंटिक सिस्टम थिंक्स एंड टू एंड and perform the end-to-end task and return the response. Meanwhile, the normal chatbot just answer the query. There is a difference. अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलें देखते हैं इस पर आगे। ओके। तो आप चलते हैं तो देखते हैं कि ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चैट बोर्ड, जो पहले चैट बोर्ड थे और एजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिर मल्टी एजेंट्स को फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि वन एजेंट आंसर्स क्वेश्चंस, मैनी एजेंट्स सॉल्व रियल प्रॉब्लम। ठीक है। इसको हम देखते हैं, ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर ना। अच्छा, स्क्रीन पे मैं एक मिनट, आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है मुझे अभी? इसको ऊपर कर लेता हूँ। कैन आई सी द स्क्रीन है? यस। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, तो जी, अब इसको चलते हैं। अब हमारा जो एजेंडा है इसके अंदर आज, इसको ज़रा मैं बड़ा कर लेता हूँ। वो ये टॉपिक्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे कि एजेंटिक रैग क्या होता है। हमने पहले भी रैग पढ़ा था, तो आज देखेंगे एजेंटिक रैग क्या होता है। ठीक है। और फिर मल्टी एजेंट्स का जो वो क्या होते हैं, और उन मल्टी एजेंट्स, आप मल्टी एजेंट्स में जो एक से ज़्यादा एजेंट्स होते हैं, तो वो वर्क जो करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट ना स्टाइल्स हैं। मल्टी एजेंट्स को, मल्टी एजेंट्स जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसके स्टाइल्स हैं, जिसको हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है। तो ये पैटर्न जो होते हैं डिपेंड करते हैं कि आपका जो जहाँ पर आप उनको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो वर्क की नेचर है वो किस तरह की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखेंगे जो पैटर्न्स हैं वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं। ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसको आगे जब स्लाइड आएगी हम वहाँ इसको डिस्कस करेंगे, ये कौन कौन से पैटर्न्स हैं और कब किस पैटर्न को हमें यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर एक और फिर जब एजेंट्स जो होते हैं उनको हमें बिल्ड करना है, मल्टी एजेंट्स का हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्ट प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमारे पास फिर दो फ्रेमवर्क्स हैं जो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं। एक क्रू एआई है और दूसरा लैन ग्राफ है। ठीक है। तो इसके अलावा एक लैंग चैन भी है जो हमने पहले पढ़ा था, और भी फ्रेमवर्क्स हैं
जिनके अंदर बनते हैं। तो आज ये जो लैंग ग्राफ है ये बेसिकली लैंग चैन का ही एक वर्जन है, ठीक है, उसी का वर्जन लैंग ग्राफ। तो हम देखेंगे कि इन दोनों को कब क्रू एआई को यूज़ करना चाहिए और कब लैंग ग्राफ को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसको आज हम कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये आजकल लेटेस्ट जो एजेंटिक एआई है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि एक सिंपल चैट बोर्ड जो होता है वो एजेंट्स में कैसे चेंज हो जाता है। तो उसको हम अगर हम चैट बोर्ड के साथ टूल्स को यूज़ करें, डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो उसके साथ उसको टूल अटैच करके दे दें, मिसाल के तौर पे कि एक चैट बोट है, तो अगर उसके साथ उसको हम एक टूल दे दें, उस टूल की हेल्प से वो इंटरनेट को भी एक्सप्लोर कर सके, कि इंटरनेट पे जाकर आंसर ढूंढ के ले आए, तो वो फिर ना उसके अंदर ना उस चैट बोट में एजेंट वाली कैपेबिलिटीज़ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो टूल्स को अटैच करने के लिए हमारे पास आजकल एक नया कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं MCP, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इससे पहले टूल्स को अटैच करने के लिए हम APIs को यूज़ करते थे। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि APIs को क्यों नहीं, अब API को यूज़ करें टूल अटैच करने के लिए और MCP को यूज़ करें। तो MCP से हमें क्या अच्छी हेल्प मिलती है, क्या पावर मिलती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो MCP है ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल होता है प्रोसीजर कि जो कोई काम आपने करना है, जैसे कि आपने एजेंट के साथ टूल को अटैच करना है, तो उसका कोई प्रोसीजर होगा ना, कोई उस प्रोसीजर। तो ये MCP वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, प्रोटोकॉल है, ठीक है, कि एजेंट जो है वो टूल के साथ कैसे अटैच होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल है, उसका नाम है A to A प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, ये अगर एजेंट दूसरे एजेंट से बात करेगा तो उसका कोई प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग में ना प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया जाता है ताकि स्टैंडर्डाइजेशन को क्रिएट किया जाए। तो एक एजेंट दूसरे एजेंट से, जब मल्टी एजेंट्स होंगे ना, तो उसमें एक एजेंट अगर दूसरे एजेंट से बात करता है तो उसका कोई प्रोसीजर होगा, तो वो A to A प्रोटोकॉल है हमारे पास, उसकी हम बात करेंगे आगे। तो अब मल्टी एजेंट तो कहने में तो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत फैसिनेट करता है कि हम मल्टी एजेंट्स में बनाएं। तो हम देखेंगे कि हर जगह पर मल्टी एजेंट फिट नहीं बैठता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है मल्टी एजेंट का, तो हर जगह पर या मल्टी एजेंट्स को यूज़ करना शुरू करें। तो वो हर जगह पर एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइज। तो मल्टी एजेंट हर जगह पर ऑप्टिमाइज नहीं होता, कहीं पर सिंगल एजेंट जो है बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप लोग प्रोग्रामिंग वाले बंदे हैं, एक होता है मोनोलिथिक, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो वो हर जगह पर ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में फिट, यानी कि वो फिट बैठे, ठीक है। कई जगह पर मोनोलिथिक बहुत अच्छा वर्क करता है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि अब मल्टी एजेंट को यूज़ अगर आप वैसे यूज़ करना चाहें कि वहाँ पर सिंगल एजेंट ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप उधर करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि चूँकि डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि आप जब AI को यूज़ करती हैं, जनरेटिव AI को यूज़ करती हैं, उसमें टोकन्स यूज़ होते हैं, और टोकन्स जो है ना वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो टाइम, जो उसको परफॉर्म करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो लेटेंसी का इशू खड़ा हो जाएगा, लेटेंसी सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना हम देखेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो लैंग स्मिथ को स्टडी किया था कि लैंग स्मिथ ना इस चीज़ को हैंडल करने में, समझने में हमारी बड़ी हेल्प करता था। कि देखिए, हमने पिछली क्लास में जब रैग पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि आप देखिए चैट जीपीटी में आप क्या करते हैं, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और थोड़ी देर बाद आपको आंसर मिल जाता है। अब आपको क्या पता है कि वो आपने जो प्रॉम्प्ट दिया और आंसर आया उसके पीछे कितना प्रोसीजर
चैट जीपीटी ने परफॉर्म किया, आपको पता ही नहीं होता। तो लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले जाते हैं तो कस्टमर आपसे डिमांड करता है, भाई इसमें मुझे पता चलना चाहिए कितने टोकन्स यूज़ हुए हैं, कितनी कॉस्ट आई है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम किस जगह पर, किस स्टेज के ऊपर आई है, वो पता चलना चाहिए ना। ये तो नहीं कि आप उसको प्रॉब्लम आ गई तो पूरा ही उसको दोबारा से स्टार्ट कर, इतना टाइम तो नहीं होता ना। तो इसलिए क्योंकि जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कोई चैट बोर्ड देंगी, मल्टी एजेंट का देंगी, तो वो तो छोटा मोटा तो होगा नहीं, वो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का आपकी प्रोडक्ट होगी। तो उसमें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कहा था कि हम लैंग स्मिथ को यूज़ करते हैं। तो इधर हमने डिस्कस करना है कि कॉस्ट, लेटेंसी, ये कैसे हम हैंडल करते हैं, किस जो एजेंटिक्स मल्टी एजेंट है उसमें कॉस्ट का मसला खड़ा हो जाता है, वो उसमें टोकन ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमें यूज़ करना पड़ जाए मल्टी एजेंट, तो कैसे क्या चीज़ अडॉप्ट की जाए कि टोकन ज़्यादा यूज़ ना हो, ठीक है। तो फिर इसमें आज एक नया कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा था सिक्योरिटी की में कि उसमें सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो जाता है, ठीक है। कि उसमें एक सिक्योरिटी में एक इशू ये खड़ा हो जाता है कि आप जो आपने प्रॉम्प्ट दी है या जो टॉपिक है वो अनएथिकल टॉपिक है, ठीक है। अनएथिकल यानी कि वो सूट नहीं करता किसी कम्युनिटी को। तो फिर हमारे पास गॉड रेल्स का कंसेप्ट है कि हम उस पर गॉड रेल्स लगा देते हैं कि भाई आपने जब प्रॉम्प्ट देना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये चीज़ें आपने उसमें मेंशन नहीं करनी। इसी तरीके से जब आंसर आएगा उस आंसर के अंदर भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक। इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे और देखेंगे इसको ना, इसको थोड़ा सा गॉड रेल के आजकल ये काफ़ी इन है कि गॉड रेल्स को आप गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो आजकल काफ़ी इन है एजेंटिक एआई के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम चलते हैं आगे फिर। तो ये कुछ आपने शायद मंडे को कुछ पढ़ा, तो ये यहाँ पर मेंशन हुआ है, मंडे गेव वन एजेंट वन लूप। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने मंडे को पढ़ा कुछ एजेंट वगैरह, कुछ आप मुझे बताएगा? यस सर, एजेंटिक, यस, हमने लाइन ग्राफ से स्टार्ट किया था। कुछ हल्का सा बताएं, 1 मिनट में क्या पढ़ा था उसमें आपने? सर वहाँ पे हमने लाइन ग्राफ के फंडामेंटल्स कवर किए थे। देन हमने कल जो है एक चैटबॉट एक सिस्टम बनाया था यूजिंग लाइन ग्राफ, व्हिच इज रिएक्ट एजेंट, सिंगल ओके एजेंट। ओके, सिंगल एजेंट बनाया। और रिएक्ट एजेंट, ये जो रिएक्शन है, रिएक्ट करना, ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो यस सिंगल, हम इस पैटर्न को सिंगल एजेंट के अंदर यूज करते हैं। वो आपको आंसर करता है, फिर अपने आंसर को दोबारा चेक भी करता है, ठीक है। ये एजेंट, ये क्वालिटी एजेंट के अंदर है, सिंपल चैट बोट में ये क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। वो अपने ही क्वेश्चन आंसर को दोबारा चेक नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एजेंट में क्वालिटी है कि वो अपने आंसर को चेक करता है, जो मैंने आंसर दिया है वो ठीक है, कितना ठीक है, दोबारा ट्राई करेगा, ठीक है, और उसको बेहतर बना के लाएगा, ठीक। तो ये चीज तो सर अपने वहाँ पे वो हमारा रिएक्ट जो एजेंट था वो बेसिकली जस्ट रीजनिंग एंड देन एक्शन एंड देन अगेन रीजनिंग कर रहा है। लाइक हमारा कोई चैट बोर्ड है, हमने उसमें हमारे सिस्टम में उसको हमने क्वेरी दी लाइक 2 टास्क की। अब वहाँ पे अगर 2 टास्क हैं, लाइक एक वेब सर्च है एंड देन एक जो है वो वेदर एपीआई का कोई हमें मतलब वेदर मालूम करना है। और सबसे पहले वो रियलाइज है, वो क्या नाम है, हमें क्या नाम है वेब सर्च करके रिजल्ट ला के देगा। देन अगेन वो ऑब्जर्व रीजनिंग करेगा, तो एंड देन अगेन वो हमें क्या नाम है वेदर की एपीआई के थ्रू जो हमने क्या नाम है कनेक्ट किए हुए वहाँ पे टूल्स एलएलएम से, वो उसके थ्रू हमें जो है वेदर एपीआई से वेदर डेटा फैच करके ला के देगा। उसमें क्या नाम है सेल्फ क्रिटिक वो चीज नहीं है। यस, ओके, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मंडे को आप लोगों ने पढ़ा कि मंडे गेव वन एजेंट वन लूप। लूप होता है कि एक काम को बार बार करना, ठीक है। तो वो उसने आंसर लाया, उसको फिर दोबारा चेक किया, ठीक है। तो ये लूप के अंदर वो वर्क कर रहा होता है। तो टुडे वी चेन एजेंट्स टुगेदर, गिव देम शेयर टूल्स एंड मेजर द कॉस्ट, ठीक है। तो आज हम जरा मल्टी एजेंट के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, 1 से 2 एजेंट हो जाएंगे। तो इसमें चेनिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर हम देखेंगे टूल्स कैसे, टूल्स क्या हैं। आज हम आपने जो उसको टूल दिया था लास्ट टाइम, वो वेदर को चेक करता था
तो आपने वहाँ पर एपीआई को यूज़ किया जैसे अभी उन्होंने मुझे बताया, लेकिन हम इधर आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे टूल को, आपने मंडे को टूल को यूज़ किया एपीआई के थ्रू, तो आज हम पढ़ेंगे एमसीपी को कैसे यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और ये हम देखेंगे और बाकी कॉस्ट को। लेट्स मूव करते हैं हम आगे यहाँ से। अच्छा, अब इसमें ये है, अच्छा अब है एजेंटिक रैग, ठीक है, और एक मिनट ये विंडो में था, अच्छा एक है एजेंटिक रैग व्हेन स्टैटिक रैग इज नॉट एनफ। अब लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो जो रैग था वो स्टैटिक नेचर का था, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एजेंटिक रैग के बारे में, तो और इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इन्होंने जो लिखा हुआ है कि स्टैटिक रैग क्या है कि यूज़र क्वेश्चन करता है और वो जो एक दफ़ा जाके वो आंसर को रिट्रीव करता है। रैग में क्या होता है कि आपने उसको रैग में एक डॉक्यूमेंट जो होती है वो आपने अपने एजेंट को प्रोवाइड की होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है डॉक्यूमेंट में जाकर स्टडी करता है और आपको ना एक आंसर जनरेट करता है, बस बात ख़त्म हो गई, ठीक है, ये स्टैटिक रैग है। तो एजेंटिक रैग क्या करेगा कि आप उसको क्वेश्चन देंगी या देंगे, वो एजेंट क्या करेगा उस पर ज़रा रीजनिंग करेगा, ठीक है, कुछ सोच उसको थिंकिंग करेगा, ठीक है, और फिर जाकर ना उस पर एक्ट करके आपको क्वेश्चन का आंसर रिट्रीव करके देगा, ठीक है, और साथ साथ उसको ऑब्जर्व भी करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, एक्ट करेगा और रिट्रीव करेगा और फिर जनरेट, ठीक, साथ साथ उसको तो जो उसमें ना थिंकिंग वाला एलिमेंट भी बीच में आ जाएगा जब आप मल्टी एजेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो आपको आंसर आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक, जबकि इसमें कोई रीजनिंग वाली की लंबी चौड़ी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसमें रीजनिंग वाला भी एलिमेंट है, ठीक है। तो अच्छा आप चलते हैं व्हाट रैग कैन नॉट डू, ठीक है। अच्छा ये जो यानी कि जो स्टैटिक रैग है वो क्या, तो मल्टी होप कंबाइन टू प्लस रिट्रीवल आइट्रेटिव रिफाइनमेंट सर्च अगेन विद बेटर क्वेरी। तो ये पहला रैग था, ये काम नहीं करता था कि उसको मतलब आंसर आया उसको फिर ना मतलब लास्ट से कि उसको उसने कहीं से उसने डॉक्यूमेंट से एक वो उठा लिया ना और वो आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जो एजेंटिक रैग है वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट से भी आंसर को लाएगा और कोई एक्सटर्नल सोर्स है वहाँ से भी चीज़ों को साथ साथ वेरीफाई करेगा, ठीक है। जैसे मेडिकल में होता है ना कि आपने उसको मेडिकल के एक डॉक्यूमेंट दे दी, ठीक है, और साथ साथ वो कोई रियल टाइम उसमें कोई और डेटा भी आ रहा है, तो वो चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है और साथ रियल टाइम में क्या हो रहा है, तो उन दोनों को ला के वेरीफाई करके आपको एक बेहतर आंसर, अप टू डेट आंसर प्रोवाइड करेगा एजेंटिक रैग, ठीक है। जबकि स्टैटिक रैग में बहुत सिर्फ वो डॉक्यूमेंट में जाता है वहीं से पढ़ के आपको चीज़ प्रोवाइड कर देता है, ठीक। तो ये चीज़ एजेंटिक रैग है। तो बॉटम लाइन क्या है इसकी, दीज आर एजेंट नॉट रैग। अच्छा ओके जस्ट वेट, ये अच्छा तो ये चीज़, अच्छा एजेंटिक रैग क्या करता है, द एजेंट डिसाइड हाउ मैनी रिट्रीवल्स एंड व्हाट टू सर्च। कि अगर सपोज आपने एक स्टैटिक रैग एक दफ़ा जाके रिट्रीव करके आपको आंसर ला के दे देता है, ये देखता है कि जो मैंने रिट्रीव किया है, जो मैं आंसर लाया वो बेहतर है, अगर उसको नहीं बेहतर लगता वो फिर दोबारा जाएगा, फिर उसको रिट्रीव करके आंसर को बेहतर बनाएगा। तो ये कैपेबिलिटी जो है हमारे पास एजेंटिक रैग के अंदर। तो स्टैटिक रैग क्या करता है, हम बॉटम लाइन में देखें ये फिक्स्ड होता है। एजेंटिक रैग क्या है, द एजेंट डिसाइड्स हाउ मैनी रिट्रीवल्स एंड व्हाट टू सर्च, कि मुझे कितनी दफ़ा सर्च करना पड़ेगा, कितनी दफ़ा रिट्रीव करना पड़ेगा, तो वो ये खुद डिसाइड करता है और उसको करके और कोई सर्च को और भी चीज़ सर्च करनी है तो उसको भी सर्च करके आपको आंसर बेहतर बनाकर देगा, ठीक। ये कैपेबिलिटी मल्टी एजेंट के अंदर होती है। अच्छा इसके अलावा ना मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, आई थिंक वो स्लाइड्स में नहीं है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ एक पैटर्न ऐसा पैटर्न भी है कि जिसमें हम मल्टी एजेंट और सिंगल एजेंट दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है टोटल सिस्टम ही मल्टी एजेंट हो जाए, हर जगह मल्टीपल एजेंट्स ही काम कर रहे हो, तो उसको फिर हम मिला के करते हैं कि कुछ केसेस के टास्क के अंदर सिंगल एजेंट काम करेगा और कुछ जगह पर मल्टी एजेंट काम करेगा।
इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, एक छोटी एग्जांपल हम आगे भी देखेंगे। तो हाइब्रिड अप्रोच को भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम कॉस्ट को और लेटेंसी को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एजेंटिक रैग की एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं, इसने जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो स्टैटिक रैग फेल्स इंडस्ट्री एवरेज नॉट इन योर डॉक्स, ठीक है। तो देखें फॉर एग्जांपल, देखिए फॉर एग्जांपल आपने जो स्टैटिक रैग है उसको एक डॉक्यूमेंट दी हुई है ना, ठीक है। तो लेकिन एक वेबसाइट है, वो उस वेबसाइट के ऊपर ना कोई लेटेस्ट अपडेट्स हो रही हैं। सपोज वहाँ पर कोई इंडस्ट्री की क्या लेटेस्ट एवरेज है वो चेंज होती जाती है, सपोज हर दिन वो चेंज होती है, और वो अब चूंकि वो हर दिन चेंज होती रहती है तो वो आप अपनी डॉक्यूमेंट में तो नहीं डाल सकते ना। डॉक्यूमेंट आपने एक दफ़ा लोड कर दी, बस लोड कर दी, उसमें जो उस टाइम लिखा हुआ था बस वही लिखा हुआ है। अब वो तो हर वक्त अपडेट तो होगी नहीं। तो अब आपको ऐसा आपने क्वेश्चन दिया जिसमें आपको वो जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन भी लानी है, और जो वेबसाइट है जहाँ पर अपडेट्स हो रही हैं वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लानी है, और दोनों को कंबाइन करके आंसर देना है। तो ये वाला काम स्टैटिक रैग नहीं कर सकता, ठीक है। वो बस उतना ही आंसर, वही आंसर करेगा जो उसकी डॉक्यूमेंट के अंदर है, ठीक है। लेकिन एजेंटिक रैग इस बात को आसानी के साथ हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है एजेंट, तो स्टैटिक रैग फेल्स कि अगर कोई इंडस्ट्री एवरेज है, कहीं वेबसाइट पे इंडस्ट्री एवरेज है जो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, तो ये नॉट इन योर डॉक्स, तो ये फेल हो जाएगा, अच्छा आंसर नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। एजेंटिक रैग हैंडल्स इट, क्यों, कंबाइंस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लीगल जो लीगल एजेंट्स होते हैं जिनके अंदर रैग, तो उसमें आप लीगल केसेस के अंदर आप एजेंटिक रैग को यूज़ करेंगे, फाइनेंस के अंदर करेंगे, मेडिकल्स को। तो यहाँ पर ना हम ना एजेंटिक रैग्स को यूज़ करेंगे। सपोज फाइनेंस के अंदर आप देखें चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए तो उसके पास वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट तो होगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए उसको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लानी पड़ती है। उस केस में हमारे पास जो एजेंटिक रैग है वो हमारे पास सूट करता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम ना डिफरेंट डिज़ाइंस को डिफरेंट जगह पर सिचुएशन को देखते हुए हम ना अप्लाई करते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसको भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक। अब अगर कहीं चीज़ें देखें, एजेंटिक रैग को आप कह सकती हैं कि अगर इंफॉर्मेशन डायनेमिक नेचर की है, डायनेमिक कहते हैं चेंजिंग नेचर की है, तो आप फिर एजेंटिक रैग यूज़ कर लें। अगर आप समझते नहीं कि इंफॉर्मेशन वो डायनेमिक नेचर की नहीं है, वो स्टैटिक नेचर की है, तो उधर फिर एजेंटिक रैग को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, उल्टी आपको कॉस्ट बढ़ेगी, लेटेंसी आएगी, और वैसे ही सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो उधर तो हमेशा सिंप्लिसिटी की तरफ जाता है, तो उधर फिर स्टैटिक रैग हमें सूट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रैग बनाना है, तो जो ट्यूटर किस्म का रैग हो, टीचिंग करता हो, तो उसने टीचिंग उसे बुक से करनी होती है नॉर्मली, तो फिर वहाँ पर स्टैटिक चल सकता है, ठीक है। लेकिन को आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ानी है कि जिसमें आप कहते नहीं हमने बुक से भी पढ़ानी है, और जो कोई बाहर कोई चीज़ें हो रही उनको बतानी, तो फिर उधर आप एजेंटिक रैग। तो डायनेमिक नेचर और स्टैटिक नेचर पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रैग आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्जांपल देके समझाएंगे लीगल साइड है, इसकी कोई एग्जांपल देके समझाएंगे। मैं एक्चुअली ये आप ना खुद रिसर्च करें, क्योंकि मैं लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं आपको कोई अच्छी एग्जांपल अभी नहीं कोट कर सकूँगा। आपने इसको ना बाद में एज अ होमवर्क करके देखिएगा, ठीक है, कि इसमें लीगल कौन सी वजह ये होती है कि लीगल एक ना सेंसिटिव इशू है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि वेरीफाइड एग्जांपल देनी चाहिए, ठीक हो गया। ऐसे गैस वर्क मैं इसमें गैस वर्क ना करूँ, ठीक है। तो आप इसको चैट जीपीटी देखिए कि भाई कि लीगल में हम एजेंटिक है को कैसे, उसको कहिएगा कि एक शॉर्ट आंसर करें, क्योंकि वो लंबा चौड़ा आंसर करेगी तो आप उसमें कंफ्यूज हैं कि कोई शॉर्ट आंसर करो, तो उससे फिर आपको अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, देखिए यहाँ से स्टेप 1 रीजन, नीड बोथ मैट्रिसेस। स्टेप 2 रिट्रीव, तो कंपनी एक्स रेवेन्यू, आप उसने ना उसको कंपनी आपने उसको ना कंपनी के बारे में कहा कोई इन्फॉर्मेशन लो, तो उसने क्या किया कि कंपनी जो थी उसका रेवेन्यू लेकर आई, ये रेवेन्यू था, इतना 4 बिलियन रेवेन्यू था। बाद में उसने वेब सर्च की और देखा कि सास इंडस्ट्री का जो
एवरेज रेवेन्यू 2025 में वो कितना है, तो उसको एवरेज मिली 1.8 बिलियन। ठीक है, अब इसने इन दोनों को मिलाकर आपको आंसर किया, जनरेट किया कि कंपनी एक्स जो है उसका रेवेन्यू 4.2 बिलियन है और ये इंडस्ट्री के एवरेज से इतना इतना ज़्यादा है। तो देखिए ना, अब आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो उसको मिल गई, अपने उसको डॉक्यूमेंट से मिल गई 4.2 बिलियन, लेकिन इंडस्ट्री की एवरेज तो चेंज होती रहती है ना, क्योंकि आपको तो अपनी कंपनी के बारे में पता है, सारी कंपनियों का तो हर वक्त तो नहीं पता होता, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं अथेंट, देखें आपने ये नहीं उसको बताना, कोई हर वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो अथेंटिक नहीं होती है, इसलिए ये आप ये ना कहें कि ये जो वेब सर्च कर रहा है इससे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ठीक है, नहीं, आपने चेक करना है कि जिस वेबसाइट से लेकर आया वो वेबसाइट अथेंटिक भी है कि नहीं। अगर ये अथेंटिक वेबसाइट से लेकर आ रहा है तो फिर इसका जो आंसर है वो आप उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये एजेंटिक एआई जो है ना वो वेरीफाई करती है। ठीक है, और सपोज उसको अगर दो वेबसाइट्स हैं तो एजेंटिक एआई वाला एजेंटिक जो होता है, एजेंट ये भी काम कर लेता है कि भाई दोनों में से बेहतर कौन सा है, ये फैसला भी करने की इसमें पावर होती है। ये तभी उसको हम एजेंटिक कहते हैं ना, कि ये डिसीजन कर सकता है कि अगर उसको ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो ऑप्शन इसको पता है तो वो उन ऑप्शन में डिसाइड कर लेता है, भाई मैं ये करूं कि ये काम करूं। ठीक, जैसे आपका एक नौकर है, उसको आप बाजार भेजें, तो मतलब आपका एक एम्प्लॉई है, उसको आप उस बेचारे को पता है कुछ नहीं है, सादा सा एम्प्लॉई है, बस उसको पता है कि यहाँ तंदूर पे जाना है, वहाँ से रोटी लेकर आनी। ठीक, वो जाएगा रोटी लेकर आएगा, क्योंकि आपने उसको बस यही बताया हुआ। तो ये कोई एजेंट नहीं हुआ। ठीक है ना, ये सिंपल सा समझे कि चैट बोर्ड टाइप का है। लेकिन एक आप एजेंट है जो बड़ा थोड़ा सा इंटेलिजेंट एम्प्लॉई, आपने कहा भाई बाहर से तंदूर में लेकर रोटी लानी होती है, तो मेरे लिए रोटी जगह वहाँ से रोटियाँ लेकर आओ। वो गया तंदूर पे गया, देखा तो वो तंदूर बंद था, तो उसने कहा कि दूसरे तंदूर पे चले जाते हैं। तो ये जो उसने बाहर जाके डिसीजन किया, उसने फिर आपसे दोबारा कॉल नहीं किया, उसने खुद ही डिसाइड किया आपको रोटी लेकर आया। ठीक है, तो ये काम ना एजेंट करता है, तभी इसको एजेंट कहते हैं कि ये ऑटोनोमसली डिसाइड कर लेता है कि मैंने अगर ये चीज़ नहीं हो रही है और ऑप्शन भी तो मुझे पता है ना, तो उन ऑप्शन, अगर उसके पास ऑप्शन और भी हैं और लेकिन उन ऑप्शन के बारे में उसको ये कंफर्म है कि ये मेरे बॉस को इसके बारे में नहीं पता, तो उस टाइम में फिर वो आपसे कंफर्म करेगा कि भाई बॉस, माय बॉस, ये एक और भी चीज़ है इधर, मैं मेरे नोटिस में तो है लेकिन मुझे नहीं पता आपको पसंद है, मैं कर ले लूँ, तो वो ओके आप कहेंगे हाँ ले लें। तो ये काम जो ना एजेंट में ये पावर होती है। ये चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं एजेंट को और सिंपल चैट बोर्ड को। ठीक है, तो ये हमने आज साथ डिस्कस किया। अच्छा, इसके नीचे बॉटम लाइन, जी रैग क्या चीज़ है? जी, आप मेरे ख्याल लास्ट टाइम नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था। सब बताया करें ना कि मैं लास्ट टाइम था, काइंडली मुझे बता दें। ठीक है, तो अच्छा मैं बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। रैग होता है, देखें अगर जैसे देखें आपने एआई से एक चैट बोर्ड बना लिया, ठीक है, वो अब उस चैट बोर्ड ने, आपने उस चैट बोर्ड से क्वेश्चन पूछा, वो जाएगा इंटरनेट पे ढूंढ के लाएगा और आपको आंसर कर देगा। ठीक, मुझे आपका एक क्वेश्चन का आंसर दें, तो अगर आपकी कंपनी है तो अगर आप चैट बोर्ड से आपकी कंपनी के बारे में पूछेंगे तो बता देगा? क्या कहते हैं आप, उसका आंसर कर सकता है ये? अगर तो वो उस लिहाज से गूगल के अंदर रजिस्टर्ड, यानी जीएमबी प्रोफाइल है उसकी, वो उसकी मतलब वेबसाइट 4 6 महीने से 6 महीने पुरानी है, ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, तो बिल्कुल आंसर कर पाएगा। और अगर वो आपने कंपनी की इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर रखी ही नहीं है, कंपनी से बाहर कहीं है ही नहीं, तो फिर क्या आंसर कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। लेकिन अच्छा, अब उस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि अच्छा, उसकी रीज़न ये होती है ना कि कुछ कंपनीज होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन वो सीक्रेट होती है। ठीक है, वो अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करना चाहती। ठीक है, तो लेकिन अब अगर वो कंपनीज, अगर वो ऐसी कंपनियां चाहती हैं कि भाई हमने चैट बोर्ड यूज़ करना है, तो वो हमारी कंपनी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे, जब उसे कंपनी के बारे में पूछें तो वो इन्फॉर्मेशन भी दे, और वो ये भी चाहती हैं कि हमारा जो हमारे इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में भी ना जाए, तो उस केस में वो क्या करेंगी, अपनी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी एक डॉक्यूमेंट बनाएंगी, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट बनाएंगी, और वो उठा के इसको इस चैट बोर्ड में लोड कर देंगी। जब लोड करेंगी तो अब ये चैट बोर्ड को आप जो भी क्वेश्चन उस कंपनी से पूछेंगे तो उसका भी आंसर करेगा।
इस चैटबॉट को रैग कहते हैं। समझ आ गई आपको? ये समझ आ गई। ये होता है रैग कि रैग रैग में वो चैटबॉट क्या करता है कि जब भी आप उससे क्वेश्चन उस कंपनी के बारे में पूछेंगे, अच्छा फॉर एग्जांपल उस जो कंपनी है उसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है और आपने उसको डॉक्यूमेंट भी दे दी है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा अथेंटिक है, वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, उस केस में जब भी आप क्वेश्चन उसको पूछेंगे तो पहले चैटबॉट आप डॉक्यूमेंट में जाकर ढूंढेगा, वेब सर्च बाद में करेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट को पहली प्रेफरेंस देगा कि ये मेरी प्रायोरिटी है इस पे देना, ठीक। तो ये एक केस होता है जहां पर हम रैग को यूज करते हैं। इसके अच्छा अलावा सर, रैग इसका को मतलब जी इसके जी इसमें सॉरी टू कट यू, इसमें जैसे हम चैट जीपीटी के अंदर डॉक्यूमेंट्स ऐड अप करते हैं और जिस तरह से कस्टम जीपीटीज बनते हैं उसमें भी हम अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी रैग के अंदर ही कंसिडर होगा फिर? कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल हम कह सकते हैं उसको भी कि वो भी इस तरह की क्योंकि नेचर। हम ही उस लिहाज से इनपुट दे रहे हैं ना एआई को कि भाई ये चीज़ है, ये एक वो है मतलब मीडियम है जो कि मुझे इसके अंदर से ही सब कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जी तो जी वो सवाल टू है। टू या आप कह सकते हैं कि रैग से सिमिलैरिटी है उसकी, एग्जैक्ट रैग तो नहीं है, उससे उसकी सिमिलैरिटी है काफ़ी हद तक, ठीक है, कह सकते हैं उसको। और रैग जो है वो इसलिए भी अथेंटिक है ना कि आपने उसमें ना मिसाल के तौर कोई आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक आपको आंसर करे उस, तो वो फिर आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो कर देगा, ठीक, यहाँ से ये इसका पर्पज़ यहाँ से। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। तो आप चलते हैं, इसकी जो बॉटम लाइन है वो क्या लिखी है कि देखें, लेकिन जी लीगल वाला ही आ गया कि लीगल सर्च मल्टीपल क्लॉजेज अक्रॉस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो असल में ना यूं होता है कि जब वकील वहां पर बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि देखें माय ऑनर, देखें उस केस के अंदर ये फैसला यूं हुआ था तो मेरा क्लाइंट है उस पर ये अप्लाई होता है, तो आप भी इस केस को यूं कंसिडर करें। तो डिफरेंट ना जो केसेस हैं उनको यहाँ पर ना मेंशन किया जाता है, लीगल क्लॉजेज को मेंशन करते हैं, कुछ इस किस्म के लिहाज से ना ये इसकी एग्जांपल लीगल के अंदर कोट की जा सकती है कि वहाँ पर एजेंटिक रैग हमें हेल्प करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस में देखें कि आपका इंटरनल है डाटा, और देखें आपने उसको एक कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई मेरी कंपनी है बड़ी ज़बरदस्त, इसके बारे में एनालिसिस करो, वो एनालिसिस कर रहा है, लेकिन उस कंपनी का स्टॉक मार्केट पे उसकी प्राइस भी मूव कर रही है। अब स्टॉक मार्केट को तो आप स्टोर नहीं कर सकते, उसका डाटा धारों का चेंज हो रहा होता है, तो वो पे क्या करता है कि आपकी कंपनी की स्टडी करके और स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाके आप उसका जो प्राइस है या उस प्राइस की जो मूवमेंट है उसको लेकर आएगा और बताएगा कि आपकी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इस टाइम कैसे शो हो रही है, ठीक। तो यूँ ना ये एजेंटिक रैग ये काम हमें करके दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मेडिकल में भी क्वेश्चन आंसरिंग होती है, ठीक है, कि आपने एक पेशेंट है उसकी हिस्ट्री बनी हुई है, वो हिस्ट्री आपने एक डॉक्यूमेंट बना के उसको अपलोड कर दी है, लेकिन एक कभी कभार ना कोई ऐसे पेशेंट आते हैं उनका जो प्रॉब्लम होता है काफ़ी क्रॉनिक किस्म का होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट, तो उसमें फिर डॉक्टर ना मिल के बैठ के मीटिंग करते हैं, ठीक है। और अक्सर डॉक्टर जो होते हैं कोई एक एक्सपर्ट डॉक्टर वो किसी और शहर में होता है, किसी और कंट्री में होता है, उसको फिर ना उठा कर ले आते हैं, यहाँ कोई उसकी इंफॉर्मेशन किसी और हॉस्पिटल की वेबसाइट पे पड़ी होती है। तो इस तरह से ना मल्टी एजेंट ये काम करके आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, सिंगल एजेंट बेचारा सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आपको बात कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ से। तो हमारा जो अब ये हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि मल्टी एजेंट क्या होता है, ठीक है, वाई वन एजेंट इजंट एनफ, और मल्टी एजेंट का क्या कंसेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। मल्टी एजेंट में एक पैटर्न ये है कि इसमें एक सुपरवाइज़र होता है, फिर पीयर होगा, और ये हम पढ़ेंगे, और फिर आगे देखते हैं कि इसमें डिफरेंट हेडिंग्स लिखी हैं, तो ये आगे ज़रा बेहतर हमें क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो वाई वन एजेंट इज़ नॉट एनफ, ठीक है। आइडिया क्या है, देखें बाज़ औक़ात, अच्छा मल्टी एजेंट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा टास्क कॉम्प्लेक्स नेचर का हो, ठीक है। अगर टास्क कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं है और अब मल्टी एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, आगे भी डिस्कस करेंगे भाई कि इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, लेटेंसी का इशू खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये टोकन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू होते हैं, ठीक है।
और अभी मैं आपको, मुझे याद रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एआई का यूज़ बंद कर दिया अपनी कंपनी के अंदर। उसकी रीज़न ये थी कि उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आना शुरू हो गई थी। इतनी कॉस्ट, एक मंथ में इतनी कॉस्ट आई उनकी कि जितने सारे एम्प्लॉयज़ की पूरे साल की जो सैलरी थी उससे ज़्यादा कॉस्ट आ गई। तो वो वजह क्या है कि जब फ्री में मिल जाता है ना तो बंदा तो उसको फिर यूज़ करना शुरू करता है। उसको वो कहता है, बस उसने कहीं पढ़ा कि दिस इज़ द बेस्ट, ये सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट ये है। अब जब उसको जब हम सुनते हैं ये बेस्ट है, हम फिर ये नहीं देखते हैं भाई कि हर जगह पर ये बेस्ट नहीं है भाई, ये किसी जगह पर बेस्ट है, तो हम उसको हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो वो फिर वो कहते हैं ना कि वो बस वो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है। तो ये भी इशू वहाँ खड़ा हो गया। तो आजकल ये बहुत क्रिटिकल इशू खड़ा हो गया है इसकी कॉस्ट का ना, ये हाईली अंडर डिस्कशन हो गया है। और अब आजकल हम जो कोडिंग कर रहे हैं ये एजेंट की हेल्प से, वो भी अंडर क्वेश्चंस आ गए हैं कि उसमें भी बातें शुरू हो गई हैं कि भाई जो कोड्स बना के एजेंट मल्टी एजेंट देते हैं उसके ऊपर उसको चेक भी किया जाए कि वो, क्योंकि वो बीच में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत से इश्यूज़ हैं जिसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि मल्टी एजेंट हर जगह पर फिट नहीं होता, लेकिन ये जहाँ फिट होता है ये वहाँ पर पावर क्रिएट करता है, बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वो हम बात करें। तो मल्टी एजेंट, वाई वन एजेंट इज़ नॉट एनफ। अच्छा, अब मल्टी एजेंट कब करते हैं? जब टास्क कॉम्प्लेक्स हो, तो उस केस में हम टास्क को ना ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे टास्क में, यानी कि स्प्लिट द वर्क अक्रॉस स्पेशलाइज एजेंट दैट कोलैब। फिर वो एजेंट्स हर एजेंट को एक एक टास्क दे देते हैं और वो मिलके करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने एक सॉफ्टवेयर एक कंपनी को हमने डिलीवर किया। तो वो सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर कुछ छोटा सा था, इसलिए हमें 1 वीक में हमने बना लिया। ठीक है ना, लेकिन उसकी प्लानिंग में हमें 7 मंथ लगे हैं। 7 मंथ तक उसके 1-2 हमें ट्रायल्स बनाए जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए, वो हमें अप्रूव नहीं हुए, हमने इम्प्रूव कर। तो 7 मंथ तक ये प्लानिंग चलती रही और उसके बाद फिर हमने उसको बनाया और उसके बाद अब वो टेस्टिंग फेज़ में चला गया। फिर उसके बाद वो अप्रूव होगा। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं मल्टी एजेंट को, कि उसको ये इस पूरे टास्क को हम डिवाइड कर देते हैं। एक एजेंट को कहते हैं भाई तुम प्लानिंग करो, दूसरे को कहते हैं कि जब ये प्लानिंग करके तुम्हें बताएगा तो तुमने क्या करना है, तुमने इसके ऊपर डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, जब तुम डेवलपमेंट करो तो उसको फिर तीसरा बंदा आता है, वो उसको उसकी टेस्टिंग करता है। ठीक है, चौथा बंदा कहता है टेस्ट में से पास हो, तो वो कहता है इसको ज़रा डिप्लॉय करके देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सुपरवाइजर कंसेप्ट है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक, तो ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से ना कि लिमिट्स ऑफ वन एजेंट क्या है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक एजेंट ये सारे काम करे ना, तो उसको फिर हम स्पेशलिस्ट नहीं कह सकते ना। आप डॉक्टर्स को देखें ना कि हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, सर्जन अलग होता है, और जनरल प्रैक्टिशनर अलग होता है, डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अगर एक ही डॉक्टर ये सारे काम करना चाहे तो कोई पॉसिबल नहीं है ना कि एक डॉक्टर, हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी तो नहीं है ना कि हम सारे स्पेशलिस्ट बन जाएं। ठीक है, हर तरह का स्पेशलिस्ट हम नहीं बन सकते, तो लिमिटेशंस हैं। चलें हम बन भी जाएं तो, लेकिन उसको ये सारा नॉलेज याद नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह टीचर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है। अब उसको कहें नहीं तुम फिजिक्स भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ और ये भी पढ़ाओ, तो जाहिर है जब जो अच्छा टीचर होता है वो क्लास में आने से पहले तैयारी करके आता है। ठीक है, तो अब जाहिर है आप जो लोग प्रोफेशनल टीचर हैं उन्हें पता है कि जब वो स्कूल में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है काम का ना, तो एक ही सब्जेक्ट उनसे हैंडल नहीं होता। तो वो घर से अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की तैयारी करके आएंगे तो वो अच्छा तैयार होकर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैथ है, अगर आप सिर्फ मैथ को पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी ग्रिप होगी मैथ पे, आप बता सकते हैं कि ये मैथ यहाँ यूज़ होता है। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं और ये भी पढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी ग्रिप नहीं हो सकती, जो आप जितना मर्जी कोशिश कर लें। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक ही एजेंट ये सारे काम करेगा तो उसको याद नहीं रहेगा, कि वो मिक्सअप कर देगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें, ये यहाँ पर ना हमारे पास मल्टी एजेंट का काम का रोल, बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं मल्टी एजेंट, जो आप स्प्लिट करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इसको बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट उसका ना, अब हर एजेंट की ना कॉन्टेक्स्ट की विंडो होती है। तो अगर वो सारे काम करेगा तो वो उसकी विंडो में ना जगह ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इशू भी खड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये, तो इसी तरीके से फिर हम ना आगे चल लिमिट्स
वन एजेंट कांट स्पेशलाइज इट्स जर्नल। तो जो सिंगल एजेंट है होता है ना, उसको हम यूज़ करते हैं कि जर्नल सवालों के जवाब दें, ठीक है ना। और जब उसको लगे कि ये जो जवाब है ज़रा स्पेशल नेचर का, इसमें मुझे डीप डाइव करना है, तो वो कहेगा जी इस क्वेश्चन को ना वो दूसरे एजेंट को भेजेगा जो इसमें स्पेशल है, भाई इसका आंसर तुम करो, ठीक है। तो इधर फिर मल्टी एजेंट कंसेप्ट है, हमें बड़ा पावरफुल कंसेप्ट हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी लिमिट्स ये है कि सिंगल एजेंट क्या करता है, वो पैरेलल काम नहीं कर सकता, सिक्वेंशियल काम करता है। जैसे आपने लास्ट मंडे को किया है, वो सिक्वेंशियल काम करता है, ठीक है, ठीक है। पहले एक काम करेगा, वो ख़त्म होगा तो आगे जाएगा, आगे शिफ्ट होगा, अगला काम स्टार्ट होगा, वो ख़त्म होगा आगे, ये सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस के साथ चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ये इश्यूज़ है। और फिर काम जो होगा वो भी स्पेशलिस्ट नेचर का नहीं होगा। जबकि मल्टी एजेंट में आप डिफरेंट काम्स को पैरेलल भी करवा सकते हैं, लेकिन ये आपने ये नहीं सोचना कि हर बड़ा काम जो है उसको मैं टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा, पैरेलल चलाऊंगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पैरेलल वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पैरेललिज्म यूज़ हो सकती है। उसकी हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि कहाँ पर। देखें, अब मैं कहूँ जी कि एक एजेंट प्लानिंग करे और साथ दूसरा एजेंट डेवलपमेंट, दोनों कट्ठे करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्लानिंग होगी तो डेवलपमेंट होगी ना, प्लानिंग के बाद डेवलपमेंट होगी, तो वहाँ पैरेलल हम काम नहीं चला सकते। हाँ, इस तरह चला सकते हैं कि जैसे कि एक नया कंसेप्ट है, वो उसको बोलते हैं, मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि हाँ आपने इतनी प्लानिंग कर दी और ये प्लानिंग पहले स्टेप की है, वो मुझे दे दे, मैं डेवलपमेंट शुरू करता हूँ, दूसरी की प्लानिंग आप है। इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली प्लानिंग पहले होगी और डेवलपमेंट बाद में होगी, ठीक है। उसमें हम पैरेलल का कंसेप्ट प्योर पैरेलल नहीं चला सकते। तो हम देखेंगे कहाँ पर पैरेलल का कंसेप्ट। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि ये सिचुएशंस जो होती हैं हमें बताती हैं किस जगह पर कौन सा पैटर्न को यूज करना है। पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होती है, ठीक है। ओके, तो मल्टी एजेंट में पैरेलल जो अप्रोच होती है वो यूज करते हैं? नहीं, मल्टी एजेंट में पैरेलल अप्रोच एक पैटर्न है, हर वक्त यूज नहीं करते। मल्टी एजेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल काम करते हैं। पैरेलल काम करना एक पैटर्न है, मल्टी एजेंट वो भी कर सकता है, लेकिन हर वक्त नहीं करता, हर वक्त, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न्स है, पैरेलल वाला एक पैटर्न है, वो भी मल्टी एजेंट कर सकता है, लेकिन हर वक्त वो पैरेललिज्म को यूज नहीं करता, ठीक है, हर वक्त यूज नहीं हो रहा होता। तो ये आपने देखना किस सिचुएशन में कि पैरेलल काम करवाना है, ठीक, और किस सिचुएशन में पैरेलल काम हमने नहीं करवाना है। जैसे शादी में चले, फंक्शन में चले जाए ना, तो कुछ काम पैरेलल भी हो रहे होते हैं और कुछ काम पैरेलल नहीं हो सकते हैं। एक देख बिरयानी की बनानी है, उसमें पहले पता नहीं वो प्याज डालता है, उसके बाद फिर वो डालेगा पता नहीं क्या चावल डालेगा, तो आप ये तो नहीं ना पहले चावल डाल दें या दोनों, वो शायद सब मुमकिन नहीं। या हाँ, ये पैरेलल हो सकता है कि एक जो कुक है वो बिरयानी बना रहा है, दूसरा कुक स्वीट डिश बना रहा है, ये काम पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमें देखना पड़ता है किस सिचुएशन में पैरेलल काम होगा और किस में नहीं होगा, तो फिर उसी तरीके से मल्टी एजेंट का हम पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 पैटर्न्स, अब एक पैटर्न है, उसमें एक पैटर्न ये है कि सुपरवाइजर होता है, वो एक स्पेशलिस्ट होगा और पीयर कोलैबोरेशन, ठीक है। एक पैटर्न है हमारे पास सुपरवाइजर प्लस स्पेशलिस्ट की है, और दूसरा पीयर कोलैबोरेशन। ये आगे हम देखेंगे डिटेल के साथ एक नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। विच पैटर्न, देखेंगे लिखा हुआ विच पैटर्न सुपरवाइजर प्लस स्पेशलिस्ट बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज विद डिस्टिंक्ट सब टास्क। और ये जब उसके नीचे बहुत से टास्क, सब टास्क हो, उधर हम फिर ये पैटर्न यूज करते हैं सुपरवाइजर प्लस स्पेशलिस्ट का, ठीक है। और एक और पैटर्न है पीयर कोलैबोरेशन बेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट टास्क वेयर स्पीड मैटर्स। देखिए, अगर टास्क इंडिपेंडेंट हैं वहां आप पैरेलल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर टास्क इंडिपेंडेंट नहीं है तो वहां पर इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट, पैरेलल का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकेंगे। ये मकसद है। आप देखना कि भाई ये 2 चीजें इंडिपेंडेंट, देखें स्वीट डिश का क्या ताल्लुक है बिरयानी बनाने के साथ, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो पैरेलल काम चलाएं, ठीक है। और लेकिन बिरयानी, अगर बिरयानी बनानी है उसमें प्याज पहले वो बनेगा, उसके ऊपर चावल डालेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तो इससे आपने आइडेंटिफाई करना। सर जो रिसर्च असिस्टेंट होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं पैरेलल रिसर्च। देखिए, हम देखेंगे ना क्या रिसर्च के हर स्टेप के ऊपर हम पैरेलल यूज करेंगे, किस स्टेप पे पैरेलल काम करेंगे वो हम आइडेंटिटी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि मल्टी एजेंट हर जगह पर फिट नहीं बैठता है।
कुछ जगह पर सिंगल एजेंट काम अच्छा करता है, कुछ जगह पर मल्टी करता है। फिर एक थर्ड अप्रोच है, हाइब्रिड अप्रोच। उसके अंदर सिंगल और मल्टी को दोनों को यूज़ करते हैं। तो हम मिक्स कर देते हैं। असल में वो अप्रोच हाइब्रिड होती है, हम उसको प्योर मल्टी बोल रहे होते हैं। तो हाइब्रिड में होता है कि कुछ काम सिंगल एजेंट ही कर रहा होता है और कुछ जगह मल्टी एजेंट्स आ जाते हैं, हाइब्रिड। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं एग्जांपल, उसमें और हमारे क्लैरिटी हो जाएगी। तो व्हाई इट वर्क्स अच्छा अब इसमें होता है कि वन फेलियर नो लॉन्गर क्रैशेस द। अगर जो पैरेलल वाले जो एजेंट्स होते हैं उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर एक एजेंट फेल हो जाए तो बाकी काम चलता रहता है, वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट गिव बेटर क्वालिटी पर स्टेप। ठीक है, उसमें हमें क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। तो आप चलते हैं यहाँ से, आप देखें एक ये पैटर्न आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, सुपरवाइजर प्लस स्पेशलिस्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है कि अगर आपका टास्क हो जहाँ पर आप ये यूज़ करेंगे, राइट ए मार्केट रिपोर्ट ऑन ईवी एडॉप्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये ईवी एडॉप्शन क्या होती है बॉयस, बता किसी को? ईवी जो होती है जी, ईवी बैटरीज होती हैं, उस तरह का कुछ लग रहा है। हाँ, ये ईवी जो है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो बिजली से चलती हैं ना गाड़ियाँ, उनको अडॉप्ट हमने करना है। तो उसके ऊपर हमने ना एक रिपोर्ट बनानी है, मार्केट रिपोर्ट। ठीक है, अब रिपोर्ट बन के आएगी। एक बंदे ने कहा भी हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आप ना अपनी गाड़ी बेचें और इलेक्ट्रिक गाड़ी लें। उसने कहा भाई ये रिपोर्ट गलत है भाई। उन्होंने कैसे जी? वो कहते जी मैं तो जाता हूँ कोयटा में, रास्ते में बैटरी खत्म होगी तो मैं कहाँ से इसको चार्ज कराऊंगा, स्टेशन ही नहीं है, तो उधर तो सूट नहीं करती। एक ने कहा नहीं इस्लामाबाद में तो सूट करती है। उन्होंने कहा ठीक है इस्लामाबाद में सूट करती है। तो फिर एक मार्केट हमने रिपोर्ट बनाई थी। अच्छा, इन पाकिस्तान। तो अब स्टेप 1 क्या है, रीजनिंग करना। ठीक है, सुपरवाइजर क्या करेगा, रीड टास्क, ब्रेक इट इनटू सब। अब ये एक हमारे पास एजेंट है जो कि सुपरवाइजर का काम कर रहा है। उसके पास जब ये टास्क है, देखिए अभी मैंने क्या बोला आपको ना, मैंने बोला कि ये जो ईवी एडॉप्शन है कुछ शहरों में अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ शहरों में पॉसिबल है। जो बड़े अच्छे शहर हैं वहाँ तो पॉसिबल है, लेकिन वो जो थोड़े दूर शहर हैं जो डेवलप नहीं है वहाँ पॉसिबल नहीं है। अब जाहिर है अगर एक रिपोर्ट मिला के बनाई जाए तो ये इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। बलोचिस्तान जाकर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, सिंध में इस तरह से, और फिर बड़े बड़े शहरों में। तो इसको फिर डिवाइड कर देगा। ठीक है, कि भाई तुम ये ज़रा इस एरिया में वर्क करो, तुम इस एरिया में वर्क करो, तो काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, तो सुपरवाइजर क्या करेगा, वो टास्क को पहले पढ़ेगा, उसको ब्रेक देगा। ठीक है, सब टास्क बनाएगा और फिर क्या करेगा, डेलीगेट कर देगा। आगे दूसरे एजेंट होंगे जो कि इसके अंडर होंगे, इसके अंडर काम कर, उनको सब एजेंट कहते हैं। उनको ये काम देखिए कौन सा एजेंट क्या किसकी क्या ड्यूटी है, उसको ये एक टास्क, जितने भी टास्क है उनको पकड़ाना शुरू कर देगा कि भाई आप स्पेशलिस्ट हो बड़े बड़े शहरों के, तुम बनाओ, तुम इसके हो। तो इस तरह से ये काम करेगा सुपरवाइजर। ठीक है, अच्छा, उस स्टेप 2 में डेलीगेट कर देगा। अब एक डेलीगेट करेगा, एक हमारा उसमें एक सब एजेंट होगा, सर्च एजेंट। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डेटा कलेक्ट करके लाएगा। ठीक, उसका काम है डेटा कलेक्ट करके लाना। एक सब एजेंट होएगा, जब डेटा आएगा तो वो क्या करेगा, वो ड्राफ्ट बनाएगा, रिपोर्ट की ड्राफ्ट बनाएगा। ठीक है, और एक और एजेंट है वो रिव्यू करेगा, चेक फैक्ट्स, वो उनको चेक करेगा फैक्ट्स को। ठीक है, और ये तीनों फिर मिला के अपनी रिपोर्ट हो सकता है सुपरवाइजर को दोबारा भेजें और सुपरवाइजर वो रिपोर्ट पर आगे भेज देगा। ठीक है, ये मल्टी एजेंट का कांसेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से एक और हमारे पास में ट्रेस कंटिन्यूस। ट्रेस हमने पहले पढ़ा था कि वो जब भी पूरा काम हो रहा होता है उसके डिफरेंट स्टेप में क्या कुछ हो रहा होता है उसको ट्रेस किया जाता है, जिसमें हमने लैंग स्मिथ का भी पढ़ा था कंसेप्ट। बट एनीवे, ईच स्पेशलिस्ट रन्स इट्स ओन लैन ग्राफ। सब हर एक का मतलब ये जो लैन ग्राफ है हम आगे पढ़ेंगे। हर एजेंट एक ना प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट है ग्राफ का कंसेप्ट। ये वाला ग्राफ नहीं है जो मैथ में यूज़ करते हैं। ये ग्राफ होता है कि जैसे एक शहर दूसरे शहर से मिला हुआ होता है वहाँ से लाइनों के साथ, इसको ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ग्राफ बना होता है पूरे एजेंट्स, हर एजेंट मल्टी एजेंट एक ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। तो इसी जगह सब एजेंट भी ना वो भी ग्राफ के स्ट्रक्चर को ग्राफ के ऊपर चलता है। इसको हमें, और ये जो ग्राफ वाला कंसेप्ट है ये लैन ग्राफ के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अच्छा नंबर्स। ठीक है, रीजन सुपरवाइजर। ठीक है,
सुपरवाइजर क्या करेगा, रिसीव, वो सबसे रिसीव ऑल, उसके पास सबकी रिपोर्ट आ जाएगी। फिर क्या करेगा, कंबाइन करेगा उनको, फाइनल स्ट्रक्चर रिपोर्ट तैयार करेगा और रिटर्न अटेम्प्टेड रिपोर्ट टू द यूजर, यूजर को रिपोर्ट दे। तो ये एक हमारा पास ना सुपरवाइजर स्पेशलिस्ट पैटर्न है। इस पैटर्न के थ्रू तो हम देखेंगे ये पैटर्न कहाँ फिट बैठता है, वहां पर हम ये पैटर्न लगा देंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। सर सेकंड, ये जो एजेंट्स हैं पैरेलल तो वर्क नहीं कर रहे ना? देखिए हाँ आप देखें आप, हाँ ये पैरेलल वर्क नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक है। इसमें सुपरवाइजर स्पेशलिस्ट लगा, बिल्कुल यू आर राइट, ठीक है। देखिए डेटा आएगा तो देखिए ना, आप देखें यहाँ पर उसने क्या बोला, ये देखें, ये देखें, ये सर्च एजेंट क्या कर रहा है, डेटा लेकर आएगा। अब डेटा आएगा तो ये उसको राइट करेगा ना, ठीक है। उससे पहले उसने एक ड्राफ्ट बना ले, लेकिन ड्राफ्ट के अंदर जैसे होता ना, जैसे हम कल मैंने रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, तो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैंने पहले डाली, लेकिन उसके अंदर टेबल, उसके अंदर जो चार्ट्स थे वो मैंने फिर बाद में ऐड किए, जब मैंने उसका कोड उसका रन किया, कोड ने मुझे ग्राफ बना के दिया टेबल, फिर मैंने वो कोड ग्राफ बाद में ऐड किए। तो कहने का मतलब यहाँ पर पैरेलल प्रोसेस कंप्लीट नहीं यहाँ पर यूज हो रहा। यू आर राइट, ठीक है। आप चलते हैं पीयर कोलैबोरेशन पैटर्न को देखते हैं। ये क्या चीज, ये सेकंड पैटर्न है जो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा इसमें यहां पर पैरेलल वाला कंसेप्ट हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। आप देखें कैसे, तो पीयर कोलैबोरेशन हो रही है, ठीक है, कि कोलैबोरेशन मिलके काम करें, ठीक है। मिलके काम का मतलब है कि इंडिपेंडेंट काम करें लेकिन मिलके करें, ठीक है। तो ये मिलके काम करने का मकसद ये होता है कि एक मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने अचीव करना है, तो डिफरेंट लोग उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करें, लेकिन काम टास्क डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्लो है, एजेंट ए, एजेंट बी, एजेंट सी रन इन, ये पैरेलल काम करेंगे। अब ये कहां करेंगे, जरा इसकी एग्जांपल आगे आती है। व्हाट ईच एजेंट ओन्स वन सब टास्क, ये हम व्हेन टू यूज सब टास्क का फुल्ली इंडिपेंडेंट, अभी बात की थी ना, अगर टास्क इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उस एक टास्क का पिछले वाले टास्क के साथ या अगले वाले टास्क का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, इसका पिछले वाले टास्क और अगले वाले टास्क से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। हम देसी जबान में बोलते हैं भाई मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है भाई, इसका मतलब है कि मैं इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, यहाँ ये मतलब इसका, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो वो पैरेलल काम करेंगे। बेस्ट फॉर, जी एनी क्वेश्चन? जी सर आई हैव क्वेश्चन के ये जो मल्टीपल एजेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपने बताया कि जो सब एजेंट्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम जो लाइन ग्राफ, बेसिकली मैं लाइन ग्राफ पे वर्क करता हूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जो सब एजेंट होंगे वो एज अ सब ग्राफ ही काम करेंगे ना? जी देखें, एक पूरा मल्टी एजेंट कंसेप्ट, उसके अंदर एक ग्राफ हो, वो ग्राफ का कंसेप्ट यूज करेंगे। फिर सब एजेंट का अपना भी सब ग्राफ हो सकता है, ठीक है, उसका अपना भी। मैं पूछा वहाँ पे सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, मतलब वहां पर भी, जी हाँ, उधर भी ग्राफ का कंसेप्ट यूज होगा और एज अ होल भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है दोनों। अच्छा आप देखें इसमें फायदा क्या होता है कि स्पीड हमें मिल जाती है, ठीक है, और बेनिफिट क्या होता है कि लेटेंसी हमारी काफ़ी कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है, ये कहने का मतलब। अच्छा अब एक और है मर्ज एंड एग्रीगेट। तो फिर क्या होता है कि वो जो एजेंट पैरेलल काम कर रहे होते हैं, वो आउटपुट क्या करते हैं, उनकी सारी आउटपुट को मिला के ना मर्ज कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट को हम बना लेते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेटर कंबाइंस पैरेलल आउटपुट्स और रिजल्ट्स कैन बी डिटर्मिनिस्टिकली मर्ज्ड। और रिसर्च, अच्छा ये काम कहाँ हम यूज़ करते हैं, रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसलेशन के अंदर। देखिए ना, अगर आपने उसको बोला कि भाई ये जो जैसे पाकिस्तान है, हमारे अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 3-4 लैंग्वेजेस हैं। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो उन्होंने कहा भाई ये पब्लिक को पहुंचाओ। उन्होंने कहा जी हमारी कुछ गांव के लोग हैं, उनको तो उर्दू नहीं आती, तो वो तो पश्तो समझते हैं, तो उन्होंने कहा यूँ करो कि इसकी ट्रांसलेशन करो। अब उर्दू पंजाबी का पश्तो से कोई लेना देना नहीं है, तो पंजाबी वाला एजेंट अलग होगा, पश्तो सिंध का एजेंट अलग होगा, वो पैरेलल काम करेंगे, ठीक है। फिर उनकी रिपोर्ट जब इकट्ठी बनानी होगी तो वो तीनों के रिजल्ट उठा के हम कंबाइन करके आगे भेज देंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से मल्टी सोर्स लुकअप्स होते हैं। ये बेनिफिट क्या होता है, तो मतलब टाइम बच जाता है और ये काम। रूल ऑफ थंब क्या है कि पैरेलल पैटर्न कब यूज़ करना है, तो
अच्छा, अब इसमें हम यूज़ करते हैं लैन ग्राफ को यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे आगे इसमें कि यहाँ से API टू फैन आउट एग्जाम्पल, ये हम देखें, आगे हम पढ़ते हैं इसको, आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये हमने बनाना है, हमने ना एजेंट, मल्टी एजेंट्स बनाने हैं। तो हमने पहले एक कंसेप्ट पढ़ा था लैंग चैन का, ठीक है। लैंग चैन ने मल्टी एजेंट के कंसेप्ट को बनाने के लिए ना हमें लैन ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है, कि आप लैन ग्राफ को, उसमें भी बन जाता है लैंग चैन में, लेकिन लैन ग्राफ ज़रा अच्छा इसको टैकल कर लेता है, ठीक है। तो एक लैंग ग्राफ है और एक क्रू AI है। तो हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हम स्पीड अप करते हैं, क्यों थोड़ा सा चलते हैं। तो क्रू AI जो है ना वो क्या करता है कि अगर आपने मतलब इसको हल्का देख लेते हैं कि अब ये इसमें ना बने बनाए टूल्स हैं, गोल भी इसने सेट किए हुए हैं। तो अगर आपको कोडिंग शोडिंग नहीं करनी है तो आप कहते हैं बस मैंने ये बने बनाए एजेंट, तो क्रू AI आपका बेस्ट आपके पास है, ठीक है। अब उसमें होता इशू ये है कि आपको कोडिंग से आपकी जान छूट जाती है, ठीक है। तो उसमें लेकिन ये होता है कि जो लोग जो कॉम्प्लेक्स किस्म के मल्टी एजेंट बनाना चाहते हैं, तो उस केस में वो जाहिर है कुछ उसमें चेंजेस करना चाहेंगे। तो जब चेंजेस करना चाहेंगे तो आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, तो वो फैसिलिटी ना क्रू AI नहीं प्रोवाइड करता। तो उस केस में ना फिर हमारे लिए लैन ग्राफ हमें पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि जब लैन ग्राफ आपको तो उस केस में लैन ग्राफ पे नहीं, लैन ग्राफ को यूज़ करने से आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। इधर कंट्रोल नहीं है, लेकिन सिंपलिसिटी यहाँ पर ये बहुत सिंपल है। तो आपको जल्दी काम, जहाँ पर आपने सिंपल चीज़ें बनानी है और आपने जल्दी में चीज़ें प्रोटोटाइप बनानी है, क्लाइंट को दिखाना, तो आप क्रू AI को यूज़ करें। लेकिन जब आपने उसको डिटेल के साथ बनाना है, उसके अंदर आप कहते नहीं मैं तो उसके अंदर वो लैंग स्मिथ भी इसके अंदर लगाऊंगा, मैं इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें लगाऊंगा ताकि मुझे पता चले क्या हो रहा है कुछ, तो उस केस में फिर लैन ग्राफ हमारे पास बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ये दो हमारे पास मॉडल हैं, क्रू AI और लैन ग्राफ। तो हमने डिस्कस किया कि किस सिचुएशन में कौन सा यूज़ करना चाहिए और उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारा पार्ट 1, पहले 0 पार्ट हमने किया, फिर पार्ट 1 किया। अब हम चलते हैं आगे पार्ट 2 के ऊपर, और ये इसका लास्ट पार्ट है, नहीं आगे एक और पार्ट भी है, प्रोटोकॉल्स एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हम थोड़ा ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया कि लैन ग्राफ और क्रू AI में कि लैन ग्राफ हमें कंट्रोल प्रोवाइड ज़्यादा करता है कि अगर आप उसमें आपने कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, आपने अमेंडमेंट करनी है, जो कि अक्सर डेवलपर जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जो पर क्लाइंट होता है वो कहता है नहीं इसमें ये चीज़ डाल दो। अब जो चीज़ बनी बनाई है जैसे क्रू AI है, उसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। उन्होंने एक चीज़ बना के उन्होंने देखा कि दुनिया में क्या क्या काम हो सकते हैं, उस तरह का उन्होंने ना एक वो एजेंटिक मॉडल बना के दे दिया हमें भाई यही। तो लेकिन कोई ऐसा स्पेशल काम आता है जो कि उस तरह का क्रू AI में ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्रू AI में कोडिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ बड़ी पावरफुल है लैन ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो जब ये चीज़ आपकी मर्जी चल सकती है लैन ग्राफ पे, लेकिन जहाँ मर्जी चलती है तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, ठीक है। तो ये वजह है कि हम लैन ग्राफ को यूज़ करते हैं। अब आजकल तो चूँकि हमारे पास और ऑप्शन है, तो लैन ग्राफ को यूज़ करना अब इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने प्रोटोटाइप बनाना है तो क्रू है, ये नीचे लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप बनाना है यानी कि कोई चीज़ बस जल्दी जल्दी बना के कस्टमर को दिखानी है, भाई देखें ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, टाइम शॉर्ट है, तो क्रू AI से बनाएं। अगर आपका वो जो प्रोजेक्ट है एक्सेप्ट हो जाता है, जी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आइडिया है मुझे बना के दें, तो उसको फिर आप लैन ग्राफ में बनाएं, ठीक है। ये हमारे पास स्टोरी। आगे चलते हैं हम यहाँ से, आप पढ़ते हैं MCP क्या होता है, प्रोटोकॉल। अच्छा, MCP का हम पढ़ते हैं। आपने अभी बताया कि लास्ट मंडे को आपने क्या किया, आपने वेदर की API यूज़ की है ना, कि वेदर का डेटा लेकर आता था, तो उसको फिर आपको वेदर बता रहा था। तो आपने कैसे वो वेदर का डेटा कैसे आ रहा था, API के थ्रू आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा जी कि मैंने वेदर का डेटा 2-3, देखिए डिफरेंट दुनिया में ना डिफरेंट स्टेशंस हैं जो वेदर का डेटा प्रोवाइड करते हैं। एक और कंपनी है, मुझे उसका डेटा बड़ा पसंद है, बड़ा एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं यार नहीं यार मैं ना ये जो कंपनी है ना इसका डेटा मैं यूज़ करूँ, अब मैं कंपनी B से वेदर डेटा लाना चाहता हूँ, मैं अब कंपनी C से लाना चाहता हूँ, तो आपने डिफरेंट APIs को यूज़ करेंगे। आप APIs जो होती है ना उनमें कोड होता है, वो कोड पे बनी होती है,
तो डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आएंगे। फिर आप अपने मल्टी एजेंट बनाएंगे, उसमें भी कोडिंग करेंगे कि भाई ये वाली एपीआई यूज़ करनी है, तो उसमें कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग पे ना कोडिंग चेंज होती रहेगी, हर डिफरेंट एपीआई पे डिफरेंट कोडिंग। ये बड़ा इशू हमारे लिए खड़ा हो जाता था कि भाई ये सपोज आपका एजेंट काम कर रहा है, उसको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट ना एपीआई, तो आपको कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बढ़ जाती थी। ये काम जो है ना एमसीपी प्रोटोकॉल ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, उन्होंने हमें प्रोटोकॉल में एक सिस्टम बना के दिया, बस आपने लिंक चेंज करना है। बाकी मिसाल की तरह आपने ना कोई एलएलएम्स यूज़ करने हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखें, अब जब हम पहले करते थे, अब भाई मैंने तो ओपन एआई की एपीआई यूज़ करनी है, तो ओपन एआई का ना 5-10-12 लाइनों का कोड होता था अलग से। अच्छा, अब मैंने जेमिनाई यूज़ करनी है, उसका कोड डिफरेंट, एक मुसीबत बड़ी होती थी। ठीक है ना, स्पेशली वो बंदे जिनका कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं होता था, वो कहते हैं ये इधर इस कोड का क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है। ठीक है, भूल जाते थे हम। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना के दिया, भाई ये एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर बस उसका नाम चेंज कर दें, आपको कोड शोड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अटैच कर दें अपने उसके साथ मल्टी एजेंट के साथ काम शुरू। ठीक है, ये इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये थी ना कि जब पुराने कंप्यूटर थे, शायद आपको अब याद हो कि ना हो, तो हम जब कंप्यूटर के साथ ना जोड़ते थे ना, क्या नाम है, माउस, उसकी अलग पोर्ट होती थी। अच्छा, कुछ और जोड़ना, कुछ प्रिंटर जोड़ना चाहें, उसकी अलग पोर्ट होती थी। अच्छा, कोई अब टीवी लगाना चाहें, उसकी और वो लगाना चाहें, क्या नाम है, वो जो बोलते हैं जिससे वो बड़ी हो जाती है, वो उसकी अलग पोर्ट, एक प्रॉब्लम बनी होती थी। अच्छा, पोर्ट अलग होती थी, और भाई देखो भाई इसकी ये जो हमें लगानी, इसकी तार कहाँ पर है, वो तारें, मतलब वो जो उनकी कनेक्शन वायर्स होती थी, वो भी डिफरेंट होती थी। वो जब ढूंढ के लाओ भाई, वो वायर का वो गुम गई है वायर, भाई कहाँ से ढूंढने हैं, इशू बने होते थे हमारे, प्रॉब्लम बनी होती थी। और फिर ना लैपटॉप के साथ में पोर्ट्स का ढेर लगा होता था। ठीक है ना, एक मुसीबत थी हमारे लिए। अब क्या है, प्रिंटर लगाना है तो यूएसबी, माउस लगाना है तो यूएसबी, और वो अगर यूएसबी मेमोरी लगानी है तो वो भी यूएसबी, हर चीज यूएसबी, एक यूएसबी हर चीज लगाएं। यही काम एमसीपी ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया। आपने एमसीपी क्या करता है, वो आपके एजेंट के साथ टूल्स को कनेक्ट करता है। तो जब अभी आपने टूल को कनेक्ट करना है, आप बजाय आप डिफरेंट एपीआईज, हर एपीआई का कोड अलग, उसको याद करना मुसीबत। हम लोग पहले पता क्या करते थे, अच्छा मैंने ये एपीआई यूज करनी है, इसका कोड कहीं संभाल के रखो, कहीं सेव करके रखो, डॉक्यूमेंट में रखो। अब वो डॉक्यूमेंट गुम गई तो मुसीबत। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम ना हम एमसीपी प्रोटोकॉल ने सॉल्व कर दी। उसने कहा टेंशन ना लें, आप ये देखें कि कौन सा आपने टूल यूज करना है, उसका प्रोटोकॉल अवेलेबल है, बस जोड़ें और काम शुरू। दिस इज द पावर ऑफ एमसीपी प्रोटोकॉल। ये जो था ना, ये कंपनी जो थी एंथ्रोपिक, उसने हमें बना के दिया। अब ये चूंकि ओपन सोर्स है तो हर कोई यूज कर सकता। अब ये तो हो गया इसकी कहानी, आगे चलते हैं। ये इसमें सारी बातें लिखी अभी हमने डिस्कस कर ली यहाँ से, और इसकी तरफ कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम आता था, वो सब कुछ यहाँ सॉल्व हो गया। ठीक, अच्छा, अब एमसीपी इकोसिस्टम एंड स्टेटस। ठीक है, और ये 2000 ये आजकल लेटेस्ट है। ठीक है, लेटेस्ट ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको ये भी हमें डिस्कस कर ली यहाँ से। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास ए टू ए प्रोटोकॉल। तो इसमें ये था कि पहले ना एजेंट कैसे बात करेंगे, वो एक इशू बना होता। ठीक है, कि पैरेलल, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ से स्टडी कर लेते। तो अगर एजेंट से बात करेगा तो उसका भी एक प्रोसीजर था, वो बन गया वो, ताकि ना चीज़ों को ये प्रोटोकॉल्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि कोडिंग को सिंप्लीफाई किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि हर बंदे का कोड सेम नजर आए और काम भी ऐसा। तो ये प्रोटोकॉल ना फिर गूगल ने ये प्रोटोकॉल बनाया था कि एक एजेंट दूसरे एजेंट से ए टू ए कैसे बात कर। तो ये एजेंट ए टू एजेंट जो है ना, ये एजेंट टू एजेंट है, और एमसीपी जो है वो एजेंट टू टूल है। टूल टू एजेंट एमसीपी होगा, और एजेंट टू एजेंट के लिए ये वाला प्रोटोकॉल जो ए टू ए प्रोटोकॉल है। तो ये आजकल ये भी यूज होता है, लेकिन एमसीपी बहुत पॉपुलर है, बहुत पावरफुल है, तो आपको एमसीपी यूज करना आना चाहिए। लास्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं कि कॉस्ट, सेफ्टी और लैब की बात करते हैं। तो अब कॉस्ट में फिर लेटेंसी क्या है, गार्ड रेल्स, और फिर आपकी मेरे ख्याल में कल एक लैब है, उसके बारे में हल्का सा बात करेंगे, और फिर अब चलते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं बात कॉस्ट एंड लेटेंसी की बात करते हैं।
लेटेंसी एजेंटिक, आप देखिए हमने पढ़ा एजेंटिक लूप, आपने जो मंडे को यूज किया एजेंटिक लूप में काम कर रहा है, ठीक। इस तरह मल्टीपल एजेंट में लूप में काम करते हैं कि भाई उसने आंसर लाया, दूसरे एजेंट ने उसको चेक किया, उसने कहा नहीं इस आंसर को और इम्प्रूव कर, वापस भेजा तो वो वापस आया, ठीक है, वो इम्प्रूव यूं, तो एक लूप वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर ना अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब जब लूप चलेगी तो जाहिर है आपके टोकन्स यूज होंगे, ठीक है ना, जब टोकन्स यूज होंगे तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और लेटेंसी के इंक्रीज होने का भी चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि 1 LLM हो। अच्छा अभी एक और भी कंसेप्ट है जो आप बल्कि आजकल मैं भी यूज कर रहा होता हूँ कि अगर आपने डिफरेंट टास्क आपने उसमें के एजेंट्स बनाए हैं, सब टास्क है, तो कुछ टास्क होते हैं वो ज़रा जैसे अगर आप एक एजेंट है वो मैथ वाला काम कर रहा है, अब मैथ वाला काम आसान काम तो है नहीं, तो उसके लिए आप जो LLM यूज़ करेंगे वो काफ़ी महंगा होगा, ठीक है। लेकिन आप एक और है, उसमें सिर्फ रिपोर्ट लिखनी है, तो रिपोर्ट के लिए वो उसको इजी काम कहा जाता है, उसके लिए आप जो LLM यूज़ करेंगे वो ज़रा हल्का सस्ता वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने कोई इनका केयर नहीं की और आपने गलती से वो जो महंगे वाला जैसे ना एक कंपनी क्लाउड है उसका एक मॉडल है ओपस 4.8, ये मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये काफ़ी महंगा प्रॉब्लम। अब मैंने गलती से एक जगह पर ना उसको ऑन कर दिया और सारे टास्क उससे करवाए, तो वो फिर ना मुझे मैसेज आ गया कि आपके जो कोटा है वो फिल हो गया, आप 3-4 घंटे वेट करें। मुझे फिर भी ख्याल नहीं आया, मैंने फिर जब वो कोटा टाइम आया फिर मैंने यूज़ किया, उसने कहा थैंक यू सो मच, अब आपका वीक वाला भी कोटा पूरा हो गया। मैंने फिर भी वो केयर नहीं की, वो जब कोटा फिर सेट हुआ मैंने फिर किया, उसने कहा आपका मंथ वाला भी फेल होगा, फिर मुझे 3-4 दिन वेट करना पड़ा, ठीक है ना। तो वो वजह क्या कि वो अब मेरा काम फिर रुक गया ना, मैं स्टॉप हो गया काम करने। तो ये यू हैव टू वेरी केयरफुल, ठीक है। तो 1 LLM कॉल्स कंपाउंड, अब आपने एक LLM लगाया और पीछे 5 एजेंट हैं, ठीक है, तो और स्टेप 5 करने हैं, तो 5 एजेंट हर एक ने 5 स्टेप करने, तो 25 दफ़ा कॉल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेटेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होएगा कि अच्छा इसके अलावा 3 राउट्स बाय मॉडल, अच्छा हाइको फार्स, अच्छा अब आप कह सकते हैं कि ये हाइको एक मॉडल है क्लाउड का, ये बड़ा सस्ता मॉडल है, ठीक है। आप इसको सर्च पे लगा दें, रीडिंग पे लगा दें, और एक और अगर जहाँ पर आपने प्लानिंग करनी है या कोई जो काम आया जो टास्क है उनको अब मिलाना है आपने, वहाँ पर आप सोनेट को यूज़ कर लें, ठीक है। जहाँ मैथ है वहाँ आप हाइको को यूज़ कर लें, वो उसको ओपस को यूज़ कर लें, ठीक है, इस तरह से। तो पैरेललाइज सेंड API रन्स इंडिपेंडेंट स्टेप साइमल्टेनियसली, अच्छा 5 कैप, ये अच्छा कि क्या मैक्सिमम आइट्रेशन, कैशे रिपीटेड, आप कैशे अच्छा कैश रिपीटेड टूल कॉल्स, अच्छा और इस तरीके से सिस्टम प्लस सिस्टम फाइनल आंसर शो प्रोग्रेस, अच्छा आगे चलते हैं इसको अच्छा 5 एजेंट्स रिसर्च रिपोर्ट, तो उसकी अगर देखिए ये कॉस्ट आती है, एक इतनी कॉस्ट है एक के लिए, और अगर 10,000 रिपोर्ट्स आ जाए एक मंथ में, तो देखिए ना गाइस, ये देखें बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, देखें 5 एजेंट काम कर रहे हैं, किस पे काम, रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, 5 एजेंट काम कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट के ऊपर $0.08 खर्चा आ रहा है। अब जाहिर है आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपने शायद 1-2 रिपोर्टें बनानी है तो आपको तो फील नहीं होगा ना, लेकिन अगर एक कंपनी है उसने 10,000 रिपोर्टें बनानी हो तो देखिए कॉस्ट कितनी आ जाएगी, $800, ठीक है, कॉस्ट बूस्ट कर गई है, ठीक है। तो मेजर बिफोर स्केलिंग, तो कहते हैं कि जब भी आपने मल्टी एजेंट बनाने हैं तो कॉस्ट को अपने माइंड में पहले रखें, प्लान। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मीटिंग में था एक उसमें, तो ये AWS है ना, AWS क्लाउड वाले, उनकी मीटिंग हो रही थी, तो उसमें ना ये जो कंपनी है क्या नाम है, ये जो जिनकी कारें चलती हैं, एक तो पहले उबर थी ना, दूसरी एक और कंपनी, कुछ नाम पता है वो जो एक चलती है उबर के मुकाबले पहले कंपनी थी सर, करीम थी, करीम यस। तो करीम के जो इंजीनियर्स थे ना, जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उनकी टीम वहाँ पर ना बता रही थी कि हमने एक सिस्टम डिज़ाइन बनाया, बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम डिज़ाइन बनाया, हम बड़े खुश थे,
लेकिन वो सिस्टम डिज़ाइन डिसअप्रूव हो गया। वो थ्योरी के लिहाज से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से बेहतरीन सिस्टम था, उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन जब उसमें कॉस्ट को इन्वॉल्व किया गया, कॉस्टिंग की गई, तो कॉस्टिंग के ऊपर वो फेल हो गया। उसको फेल नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया कि इससे खर्चा ज़्यादा आएगा। तो ये कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है गाइस। आपने बेहतरीन चीज़ बनाई है पर चला वो महंगी है, ठीक है ना, तो वो यूज़ नहीं हो सकती, उसका बजट नहीं है हमारे पास, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसकी ये बहुत नहीं, तो इसलिए हम कॉस्ट के बारे में शुरू में ही डिसीजन करते हैं, ठीक है। तो बाकी हमने पढ़ लिया जी यहाँ से, तो आगे चलते हैं जी, ताकि आप आगे कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो वो हम डिस्कस करेंगे। और अच्छा, गॉड रेल्स का कंसेप्ट मेरे ख्याल में ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। गॉड रेल्स का हमने पढ़ा, देखें गाइस, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनपुट वैल्यू, क्या आपने कोई उसमें जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपने कुछ चीज़ें वैलिडेट करनी है, ठीक है। बिफोर द एजेंट को रन होने से पहले वैलिडेट करनी। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर देखें कि आपने उसको देखें, वो कहते हैं ना कि मुफ्त की चीज़ है तो फिर तो किसको बुरी लगती है, मुफ्त की चीज़ है, आप फिर तो आंखें बंद करके यूज़ करते हैं, परवाही नहीं होती है बंदे को, ठीक है। मस्जिद में चले जाए ना तो वो वहाँ पर दीवारों पे लोगों ने ना वो शेर लिखे होते हैं, घर में आए ना तो दीवार पे शेर लिखे तो अब्बू थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है। तो अपनी जब चीज़ होती है ना, बंदा उसकी केयर करता है, ठीक है। तो यही हाल ना होता है फ्री का, ठीक है, कि आप जब फ्री में प्रॉम्प्ट लंबा दे रहे हैं, उसकी आउटपुट बड़ी सा आ रही है तो टोकन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए आप लेंथ के ऊपर ना उसको पाबंद कर देते हैं, भाई ये लेंथ इतनी बड़ी लेंथ का नहीं होता। आप अगर ऐसा आ जाए तो आप रेज कर दें एरर को, ठीक है, कि टू लॉन्ग, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको कहें कि कुछ और भी बता, इग्नोर। इस तरह एक और कंसेप्ट है जो हैकर्स यूज़ करते हैं, जेल ब्रेक का, उसको जेल ब्रेक बोलते हैं। वो उसको आपने देखना होगा कि कोई ऐसा इशू इसके अंदर नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने इसको बतानी है कि ये चीज़ें चेक करें, ठीक है, अगर प्रॉम्प्ट के अंदर है तो इसको बोलते हैं गॉड रेल्स, ठीक है। अच्छा, तो फिर नंबर 2 और क्या, आउटपुट के ऊपर बता सकते हैं कि भाई अगर आउटपुट में आउटपुट स्कीमा होता है कि भाई जो आप सर्च करके लाते हो ले आओ, लेकिन मुझे ये इन चीज़ों का आंसर टेबल की शक्ल में देना। जैसे आप चैट जीपीटी को कहना आप ना कि भाई जो भी आंसर आती है मुझे टेबल बना के देना, वो टेबल में शो कर देगा, यानी आपने उसका फॉर्मेट डिफाइन कर दिया। तो ये भी आप उसको बता सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई इस तरह का आंसर। इस तरीके से हेलुसिनेशन को भी चेक कर सकता है कि हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, उसका भी आप उसके ऊपर चेक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, अब फिर और क्या कि कोई टॉक्सिक कंटेंट है कि आप उसमें कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो कि जिस पे ओपिनियन डिफरेंट है या बंदा उसको पसंद नहीं करते, तो इस किस्म की चीज़ों पे भी आप उसको पाबंद कर सकते हैं कि आपने गॉड रेल्स लगा सकते हैं। इसमें लामा गॉड्स है, एक हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो आप एक लामा गार्ड है, आप वो यूज़ कर लें, वो इस पर ट्रेन हुआ है। एंथ्रोपिक का सेफ्टी API है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जब भी आप करेंगे वो चेक करके बताएगा कि इसमें कोई मतलब वो इस इश्यूज़ को चेक करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास, गॉड रेल्स आर नॉट ऑप्शनल फॉर पब्लिक फेसिंग एजेंट, कि ये आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के पाबंद किया गया कि गॉड रेल्स को यूज़ किया जाए। गाइस देखें, आपने कल भी ना, मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, वहाँ पर एक स्टूडेंट से उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, वो मेडिकल, वो ना आपको मेडिकल के ऊपर एडवाइस करता था, ठीक है। तो वो फिर डिस्कस कर रहे थे, तो उनको किसी ने बताया कि क्या आप जो एडवाइस करती हैं आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं एडवाइस करने के? उनका नहीं, हमारे पास डॉक्टर है, वो डॉक्टर हमारी एडवाइस को चेक करता है और फिर हम एडवाइस भेजती हैं, ठीक है, हम आगे भेजते हैं। वजह ये है कि कल आपकी एडवाइस से किसी को नुकसान हो जाए तो वो किसको पकड़ेगा, कौन अकाउंटेबल होगा? देखें, कंपनीज होती हैं, वो काम करती हैं, अगर कोई कंपनी का काम पसंद ना आ जाए या किसी को नुकसान हो तो दूसरी कंपनी केस कर देती है कोर्ट के अंदर, तो वो कोर्ट फिर बुलाती है उस कंपनी को कि आपके खिलाफ केस हुआ है। तो अगर यही वजह है कि जो एजेंट आप बना के मार्केट में बेचते हैं तो उसका ओनर कौन होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है उसमें एक ऑप्शन
क्या है कि जब आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कहते हैं कल हमारे एजेंट की वजह से हम पे केस ना हो जाए, तो वो गॉड रेल पे बड़ी सख्ती से पाबंदी करती है, ठीक, कि इसमें कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी, इनपुट ये नहीं है, आउटपुट ये नहीं है, और बीच में जो भी है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से आजकल यूरोप के अंदर डेटा प्राइवेसी का बड़ा इशू है, वो लोग बड़े सख्ती से इस पर बात करते हैं। तो अगर ये आप उस पर नहीं लगाएंगे तो आपका जो मॉडल है उस पर केस हो सकता है कि क्या डेटा प्राइवेसी ब्रीच हो गई है, ठीक। तो ये गॉड रेल आजकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस पर सख्ती से अमल करती हैं। कहने का मतलब है ये ऑप्शनल नहीं, आज अब ये ऑप्शनल नहीं रहा, ये कंपल्सरी है कि हर मल्टी एजेंट के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, तो हम ये थर्सडे को जो आपकी लैब होगी ये आप लोग वहाँ करेंगे, उसमें आप ये MCP का सेक्शन भी डालेंगे, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ 30 मिनट की आपकी MCP सेक्शन इनसाइड द फुल थर्सडे लैब। आफ्टर दिस लैब यू कैन कनेक्ट एनी ऑफ द, अच्छा डिफरेंट देख गाइस ना, हमने कहा कि आपको पहले ना वेदर का डेटा लाना था, तो आपको उसकी API ढूंढनी पड़ती थी। अब API हर एक ये API डिफरेंट, तो यहाँ पर ना इन्होंने ना MCP सर्वर ना बना के ना रखे हुए हैं, कोई 5000 MCP सर्वर्स बने हुए हैं, तो आपने बस ढूंढना है और उठा के ना लगा अटैच करना है बस। अब पहले क्या होता था, आपने API ढूंढी, फिर आपने उसका कोड भी लिखा, आपने उस पर कोड लिखा है ताकि वो API हमारे कोड के साथ एडजस्ट कर जाए। इधर ये मसला नहीं है, आपने MCP सर्वर ढूंढा, बस अटैच कर दिया, ठीक है। वो कैसे अटैच हो वो आप उस लैब में आप करके देखेंगे, ठीक। आपको कोड लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो बस वो अगर कोई एक लाइन का कुछ लिखा भी तो वो एक ही लाइन हर एक के लिए ऑलमोस्ट होगी, ठीक है। उधर तो हर एक का कोड डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट, वो फिर संभाल के रखना पड़ता था, भूल जाता था कोड, ठीक है, इशू बनते थे, ठीक है ना। जैसे कि पुराने लैपटॉप के अंदर भाई मैंने तो प्रिंटर लगाना है, उसकी अलग से तार, उसकी अलग से पोर्ट, वो तार संभाल रखनी है। अच्छा मैंने तो वो लगाना है, कहना मैंने आज कोई मूवी देखनी है उस पर प्रोजेक्टर के ऊपर, उसकी अलग से वायर, वो भी संभाल के रखनी है, उसकी अलग पोर्ट, इससे टीवी, दिस इज वेरी हैक्टिक जॉब, बट MCP सर्वर हैज सॉल्व दिस, ठीक है। ये आपने देखना है, ठीक। तो आपने यहाँ पे डिफाइंड वन MCP सर्वर इन पाइथन एक्सपोजिंग ए सिंगल, ये फिर आप वेदर वाला जो काम है ना वो आप MCP सर्वर के थ्रू कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर इसको देखिएगा। और उसमें फुल थर्सडे लैब में फिर क्या कुछ होगा, आप लैंड ग्राफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें कैसे यूज़ करेंगे कि एक प्लानिंग हो रही होगी, सर्च होगी, रीडिंग होगी, और फिर उसको मिलाएंगे, यानी कि वो जो है ना, जो अभी पढ़ा ना पैटर्न हमने सुपरवाइजर और वो जो पढ़ा था, ये वो वाला आपने यहाँ लगाएं, और एक रिसर्च वाला अपना मल्टी एजेंट बनाएं, ठीक है। ये आप तो उसमें ना एक टूल है, ये ट्रेवली सर्च टूल, जो कि वेब से डेटा लेकर आता है, ये ठीक है। इस ट्रेवली सर्च टूल के ऊपर ना केस भी किसी कंपनी ने किया था, मुझे नहीं पता उसका क्या रिजल्ट है, कि भाई तुम हमारी वेबसाइट से डेटा उठा के ले जाती हो, तो ये तो हमारा अपना ये पर्सनल डेटा है, तो आप डेटा ब्रीच कर रहे हैं, ठीक। इस पर केस भी हुआ, पता कौन सी कंपनी इसको ना फ्री में यूज़ कर रही थी, ओके। बट एनीवे, तो आपने इसको ये मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट के लिए इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इट इज़ ईजी, हम यूज़ कर सकते हैं। ये वेब फैचर होगा, फिर ये करेंगे आप। फिर अच्छा, फिर एक मेमोरी का कंसेप्ट हमने उसमें पढ़ा था पहले, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो उसके लिए हम फिर वेक्टर स्टोर को यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर एक और लाइब्रेरी है पाइडेंटिक। पाइडेंटिक क्या करती है कि आप कहते हैं भाई जो भी आउटपुट आएगी उसमें आउटपुट इस शेप में टेबल में होनी चाहिए या इस तरह, वो ये काम ना पाइडेंटिक करके देती है। ये पाइथन की लाइब्रेरी है, तो वो आपको इसमें हेल्प करेगी भाई कि आउटपुट ना इस तरह से आए, ठीक है ना। तो आप पाइडेंटिक को यूज़ करें, और फिर साथ साथ देखते जाएं कि टोकन्स और लेटेंसी को आप साथ साथ ना मॉनिटर करते जाएं कि वो कैसे चेक होगा। तो ये आपका ना अगर कमिंग नेक्स्ट क्लास है, आई थिंक टुमारो आपकी होगी, जिसमें आप MCP सर्वर को हैंड्स ऑन यूज़ करेंगे। और ये जो एक पैटर्न है, मेरे ख्याल में सुपरवाइजर वाला पैटर्न, वो उसको आप यूज़ करके देखेंगे, ठीक। तो ये था हमारा। तो अब ये सारी आज का हम जितना कुछ पढ़ा, ये उसका एक आर्किटेक्चर है कि यूज़र रिक्वेस्ट करता है, सुपरवाइज़र उसको प्लानिंग करता है, उसको प्लान करके उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आगे सब एजेंट्स को डेलीगेट करता है, और फिर सब एजेंट सारा काम करके उठा के सुपरवाइज़र को देते हैं, और सुपरवाइज़र आगे शिफ्ट कर देता है यूज़र को। तो देखिए सर्च एजेंट में क्या करेंगे, ये ट्रैवलीज यूज़ करेंगे, वो आपको फैच करके देगा वेबसाइट से,
फिर एक एजेंट होगा, वो एनालिसिस करेगा। वो कैसे करेगा? वो रिट्रीवल करेगा और रीजनिंग करेगा। फिर दूसरा एजेंट, एक और एजेंट है, राइटर एजेंट है, वो उस पर क्या करेगा? वो रिपोर्ट बनाएगा और उसको सिंथेसाइज भी करेगा। फिर एक सुपरवाइजर है, वो क्या करेगा? वो कंबाइन करेगा और रिव्यू करेगा। और फिर आपने और क्या करना है? गार्ड रेल्स लगानी है और फाइनल आंसर जो है वो बनाना है। और इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना है आपने लैंग स्मिथ के जरिए से। लैंग स्मिथ इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करता रहेगा। वो क्या मॉनिटर करेगा? वो कॉस्ट को मॉनिटर करेगा, वो लेटेंसी को भी चेक करेगा कि किस किस स्टेप पे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास, ठीक है ना, इसका आर्किटेक्चर है। व्हाट दिस पाइपलाइन गिव्स यू, ये आपको स्पेशलाइज कर देगी कि हर एजेंट, सब एजेंट कैसे काम करते हैं। तो गार्ड रेल्स को यूज करेंगे, ठीक है, और ऑब्जर्वेबिलिटी यानी कि लैंग स्मिथ को यूज करेंगे, कॉस्ट और लेटेंसी को यूज करेंगे। इसमें इंजीनियरिंग का क्या रोल है? एवरी बॉक्स यू ऐड, इसमें इंजीनियरिंग का रूल ये आपने याद रखना है कि जितने एजेंट्स आप इसमें ऐड करते जाएंगे, लेटेंसी कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। इसका आपने ख्याल रखना है। जहाँ मजबूरी है वहाँ तो हम यूज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरी है वहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन आपने बड़ा ख्याल रखना है कि अननेसेसरी एजेंट्स को ऐड करने से बचना है। ठीक है, और आखिरी बात, मेजर विद रैगास, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपने वो जो हमने पढ़ा था ना कि इन रूल्स को यूज़ करके आपने अपनी आउटपुट को बेहतर बनाना है। जो पिछली क्लास में वो कौन कौन से रूल्स थे, ताकि जो आंसर आए वो आंसर हमें अच्छा आंसर आए। उसके सर, कुछ ये रूल्स थे। एवेल्युएशन किससे करेंगे हम? किस चीज़ की? ये रैगस की। ये रैगस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वो आप ना इनसे जो हमारी एडमिन में है ना, जो इंचार्ज है इस कोर्स की, उनसे कहेगा कि वो आपको या उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दे, या जब वीडियो आ जाएगी तो उसको आप देख लीजिएगा। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया रैगस को। ठीक है, उसको वहाँ डिटेल के साथ वहाँ इसको देखिएगा, तो ये उसको यूज़ करके आप अपनी आउटपुट को बेहतर बनाएं। वो आपने अगर जब भी मिले तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो बाकी लैंग स्मिथ को भी हमने बताया था, वो इधर हम यूज़ करेंगे, ताकि लैंग स्मिथ क्या करेगा? वो आपको पूरी पाइपलाइन को चेक करके बताएगा कॉस्ट कितनी आ रही है, टोकन कितने यूज़ हो रहे हैं, और अगर कहीं डिले हो रहा है तो किस स्टेप के ऊपर डिले हो रहा है। ठीक है, तो विद दिस गाय वी हैव कंक्लूडेड दिस लेसन एंड आई से थैंक यू टू यू ऑल विद योर पेशेंस एंड कमिटमेंट। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज फिर मैं हैंड ओवर करता हूँ जो इनकी जो वो है एडमिन, उनकी तरफ, मॉडरेटर की तरफ। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल ये है कि ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं, इसमें आगे फर्दर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, नंबर वन। दूसरा ये है कि अगर कोई पर्सन बैकग्राउंड उसका हेल्थ केयर से है और वो मार्केटिंग में भी रह चुका हुआ है, देन ही इज़ कमिंग टू दिस थिंग, तो उसमें क्या उसके रिगार्डिंग वो कंपनीज को लाइक प्रोवाइड कर सकते हैं? बिकॉज नाउ देर आर नो कोड सर्विसेज, नाउ देर आर नो कोड टूल्स और बाकी चीज़ें बन रही है, वाइब कोडिंग एंड ऑल दैट। तो फिर जो ये चीज़ है, ये कहाँ पे फिटिंग होती है? ओके, गुड क्वेश्चन। देखें, इसके दो आंसर्स हैं। एक मैं वो आंसर पहले मैं वो करूँगा जो कि ज़्यादा जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, आप मुझे बताएं, एक्सेल आप यूज़ करते हैं? एक्सेल को यूज़ Excel करते हैं आप? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बस लाइक करते हैं, करते तो है ना। तो आपके ख्याल में आप जो लोग जॉब करते हैं उसमें मेजॉरिटी लोग एक्सेल यूज़ करते कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन जब ये एक्सेल नई नई आई थी तो ये सिर्फ चंद लोग करते थे। आप क्यों सारे यूज़ करते हैं? क्योंकि वो ज़रूरत बन गई है। अगर आपको एक्सेल प्रोडक्टिविटी में जरूर, लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं, क्या आपको उसको फालतू सैलरी मिलती है? नहीं, वो तो नहीं, पार्ट ऑफ उसका पार्ट ऑफ जॉब बन गई है। इसलिए AI पार्ट ऑफ जॉब बन जाएगी हर किसी के लिए। इस पे आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी, ये पार्ट ऑफ जॉब बनी। अगर नहीं आएगी तो आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये करनी ही करनी है। आप देखिए, मोबाइल फ़ोन जब आया था, मुझे याद है उसकी सिम मुझे जो मेरे सामने परचेज हुई है, 80,000 की सिम परचेज हुई थी। उससे महंगी भी थी पहले, लेकिन जो मेरे साथ 80,000 की पाकटेल का मोबाइल
लाख रुपए का मिलता था। अब मोबाइल फोन जरूरत बन गया है, एक मजदूर के पास भी होता है। अब अगर उसके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, वो अपना काम नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये एआई नेसेसिटी बन जाएगी, इसके बगैर काम नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये करनी है आपने, नहीं करेंगे तो आप जॉब परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो बाकी रहा इनकम जनरेट करने के लिए, तो वो इस तरह से है। अब जो सीन बन चुका है इसका कोडिंग का, वो बंदा कमा सकता है जिसका आइडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है, कि वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है जो अभी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, या एग्जिस्ट करती है तो इतनी अभी डोमिनेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, उसको आप कोडिंग इशू नहीं रहा, कोडिंग में कन्वर्ट करें, बना के प्रेजेंट करेगी, मैं इस आइडिया को, मेरे पास ये आइडिया, और उस आइडिया को डोंट डिस्कस एनी विद एनी बॉडी, प्रोडक्ट बनाए, लोगों को बताएं मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो आप बताएं तो वो फिर आपका बिकेगा, उस पर आप अर्निंग कर सकते रहे। बाकी आप कहेंगे कि सिंपल कोडिंग से करेंगे, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो अब उसमें आपको वो वाला काम करना है। अब कामयाबी पैसे कमाने वाली जो बात है ना, वो वही कमाएगा जो डिफिकल्ट चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, जो डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ जाएगा, उसको सॉल्व करेगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज द फ्यूचर, मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म है। बट मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नॉन टेक्निकल में जब जाता है तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लाइक पाइथन एंड। तो उस हवाले से मैं कह रहा था कि देख, अब जैसे हम कोर्स कर रहे हैं, इट डजंट मीन आफ्टर द कोर्स विल बी लाइक कि हम एआई इंजीनियर हैं या हमें एआई के बारे में सारा कुछ पता चल गया। और एआई की भी कई स्ट्रीम्स हैं। अब एआई एक इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग है, फिर एआई जो है वो इन टर्म्स ऑफ अगर आपने ऑपरेशंस वाली साइड पे जाना है, फिर एआई की सब डोमेन्स हैं, ठीक है। अब इसमें लाइक मुझे ये बताएं कि लाइक लेट्स सपोज कोई बंदा इसको कोर्स को कंप्लीट कर लेता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज का है जहाँ पे हम अभी लाइक अपीयर हों, या उसमें लाइक हमारे पास में चांस मिल सके, या कुछ उस तरह से हम लाइक एक्सप्लोर कर सकें। अभी तो इस तरह का हो ही नहीं सकता। नहीं, आप देखें हम इतने एफिशिएंट हो जाए कि हम खुद ही अपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, किसी से आप डिस्कस देखें ना जी, आप देखिए आपने वही दो सेम क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने आंसर किए। देखिए, पहली है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप देखें, अगर आपने ये काम सीख लिया, आपको आता है, आप जो जॉब है उसके अंदर आप देखें ये फिट कहाँ पर होता है, आप यूज़ करें, ठीक। अभी मैं एक कंपनी में मैं भी ऑनलाइन में काम करूँ, एक हमारी यूएस कंपनी में, उन्होंने टास्क दिया, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने एजेंट बना लिया उसका, ठीक है। अब वो वहाँ पर जो लोग और काम, उनको उनमें से मोस्टली लोग नहीं जानते। मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ना, तो मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे उसकी वो इसकी सैलरी नहीं दे रहे। एक तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप इसको अपने जो काम कर रहे हैं उधर इसको इनकॉर्पोरेट करें, उसको ऑटोमेट कर दें काम को, तो यूज़ करें। आपका काम, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बूस्ट कर जाएगी। रूटीन वाला काम ये करेगा, आप सोचना शुरू करें तो थिंकिंग प्रोसेस आपका बेहतर हो जाएगा। जो इनकम वाला काम है वो आप, जैसे मैंने आपको बताया, वो आप देखें कि क्या ऐसी जो आपका तजर्बा है उसको देखें, क्या ऐसा इशू है जो लोगों को करने में मुश्किल पेश आती है, उसको अगर मैं ये एजेंटिक एआई में कन्वर्ट कर दूं तो उसको मैं सेल करूं तो वो बिक सकता है। वो उस तरफ आप जाके ना अपनी प्रोडक्ट बता सकते हैं, ठीक है, कि यार मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ और ये तो मैं इसकी, तो उससे आप निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो लेकिन उसके लिए भी मार्केट, एक बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट सेल करने की टेक्निक्स है, आपको वो थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। इस तरह नहीं होता कि आपने एक मॉडल बनाया, चीज़ बनाई और आप चले जाएंगे कंपनी में तो वो आपको अंदर आने देंगे, ऐसे नहीं होगा। उसकी क्या टेक्निक्स हैं वो भी आपको लर्न करना होंगे, क्योंकि यहाँ एक है ना, उनकी कंपनी में स्टूडेंट नर्स किए, वो मैंने पहले भी पिला था, उन्होंने बनाया तो उन्होंने चाय पिला के उनको वापस भेज दिया, बड़े अच्छे अंदाज से हैंडशेक भी किया उनके साथ, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है। उसकी क्या स्ट्रेटजी, मार्केटिंग की अपनी स्ट्रेटजी, वो भी आपने लर्न करनी है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, एक जो होते हैं एजेंट जिसमें N10 यूज करते हैं, उनको भी सर, एजेंट्स कहते जुल्फिकार, हैं। एक आप जो है ना वो एजेंटिक क्लास का टाइम ओवर हो गया है। तो इन अच्छा दोनों बस में क्या ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ना नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा, तो इसको, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी एंड सी यू। और सारे ये बनाएं, और ये बहुत पावरफुल है, अभी से करेंगे तो आगे आप इससे आगे फिर आगे फर्दर स्टेप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।